गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एवरी डे इज नॉट मंडे, ये अक्सर जुमला हम सुनते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जरा हर दिन मंडे की तरह का नहीं होता, नहीं हर दिन लेकिन सेम हर एनर्जी दिन नहीं की पता होती। नहीं क्यों जब गर्मी बहुत होती है, नींद आपकी पूरी नहीं होती है, तो वो हर दिन आपको मंडे ही लग रहा होता है। ओके, मंडे वाली फील आ रही होती है। नींद पूरी नहीं है। क्यों? पता नहीं, आई थिंक ये जो वेदर चेंज हो रहा होता है Okay. ना, इसमें आपकी रूटीन भी बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। बिकॉज दिन में आप सो जाते हैं, ये मसला है, दिन में सो It's- जाते हैं, it's नींद because- पूरी करते हैं दिन में, फिर Exactly. रात को देर तक नींद ही नहीं आती। यही वाला मसला होता है। सबसे बड़ा मसला यही होता लेकिन है कुछ कि लोग आपकी बड़े पूरी ब्लेस्ड होते रूटीन हैं, स्लीप वो पैटर्न दिन को भी सो जाते हैं, उनको रात को भी टाइम पे वो तो फिर वो लोग हैं, बस अल्लाह मियाँ की खास रहमत होती है उन लोगों के ऊपर, खास किस्म की एक रहमत होती है। तो वो अच्छी बात होती है कि उनके साथ ही हो रहा होता है। बस क्या बट मुझे अक्सर कोई कहना कि आप कुछ लोग जो होते हैं दिन को 10 मिनट भी सो जाए तो बस उनको होता है कि नींद पूरी होगी, और फिर रात को 3 बजे तक नींद नहीं आती, फिर 5 बजे दोबारा शो के लिए उठना होता है, और 2 घंटे की नींद के साथ वो पूरा दिन सर्वाइव कर रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन अगर दिन This में is ना how- सोए, दिन में अगर ना सोए सबीन, तो फिर तो रात को एक तो टाइम पे नींद भी आती है, फिर बाकी अनइंटरप्टेड नींद आती है। तब होना जब आपको कॉफी भी अच्छी ना मिले, वो वाला दिन एक आ जाए। ये वो दिन मैं आपको बता रही हूँ जिस दिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता। अच्छा, अभी आगाज हुआ है, डोंट थिंक लाइक दैट। आगे आगे देखिए होता है क्या, सब अच्छा होगा, सब नहीं, बेहतर मैंने कहा होगा। देखिए वो कुछ मिनट से लोग रिलेट कर सकेंगे ना। अब देखिए हम आते हैं, हम कहते हैं हर दिन बहुत अच्छा, वाकई अच्छा होता है, उसको आप अच्छा बना रहे होते हैं, बट वाकई कुछ लोग मेरी तरह होंगे जिनकी सुबह उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की होनी चाहिए। मेक इट बेटर। एग्जैक्टली पॉइंट ये है कि ठीक है, हम फीलिंग्स वैलिडेट कर रहे हैं एक दूसरे की, बट ये भी बहुत ज़रूरी है कि उस दिन को आपने बेहतर किस तरह करना है। आज हमारा दिन बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज ऑनेस्टली अगर उठते हैं हम, ओपनिंग कर रहे हो, जब मेकअप में हो बेशक, तब बेशक जितनी मर्जी सुस्ती और नींद हो, ट्रस्ट मी जितने मेहमान यहाँ पर आ रहे होते हैं, स्पेशली जितने मैसेजेस आप लोग के आ रहे होते हैं, उसके बाद पता नहीं चलता कि ठक 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 वक्त कैसे गुजर गया। चलें, आज का टास्क क्या दें फिर लोगों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं। आज हम टास्क उनको ये देते हैं कि आज आप बताएं कि किस जगह का मौसम कैसा है। यानी वैसे तो गर्मी है, कहीं पर ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। हो सकता है कभी मतलब कहीं पहाड़ों पर कोई रहता हो, ओके, अब बुलंदो बाला चोटियों पर वाह। कोई अगर रहता हो। जैसे तुमने कहा ना कि बुलंदो वाला छोटे, मेरे जहन में बाबू से टॉप आ गया, क्योंकि बाबू से टॉप अभी 2 दिन पहले ही खुला है। अच्छा। और जो उसके खुलने के विजुअल्स मैंने देखे सबीन, वो तो बहुत ही खूबसूरत थे। अच्छा, चूँकि ज़ाहिर है बाबू से टॉप जनरली वहाँ पे देखते हैं कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती भी है और बहुत महीनों के लिए बंद भी हो जाता है। वो अभी चूँकि 20 तारीख से वो खुल चुका है, लेकिन उसके बावजूद उसके आसपास बर्फ़ नज़र आ रही है। जो बर्फ़ वाली चोटियाँ वो हमें वहाँ पे नज़र ओए भी आ रही होए, है। मतलब क्या ज़बरदस्त वहाँ पे मौसम होगा। आप ये सोचें कि तपती धूप में यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी शदीद गर्मी। अच्छा, वैसे इस गर्मी के पर्सपेक्टिव से शुएब, लोगों को भी हमें बताना होगा, और ऑलरेडी लोग ज़ाहिर है इससे वाकिफ़ भी होंगे कि हीट वेव जो है वो हर जगह पर नज़र आ रही है। अब ये नहीं कि कोई शहर उससे बचा हुआ है, लेकिन बिल्कुल। कुछ शहरों में ज़ाहिर है गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जो कि होती है, जो हम सबको पता है। कराची में बहुत ज़्यादा है, लाहौर में बहुत ज़्यादा है, और इस्लामाबाद में यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। शुएब दिन के टाइम इस्लामाबाद में लिटरली बाहर खड़े, इस धूप के अंदर खड़े नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल होता। ऐसे ही है। बट मैं उसमें जब बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रही होती हूँ कि वो मेहनत मजदूरी धूप में कर रहे होते हैं, सो आपको अंदर अंदर जो है वो दुख ज़रूर होता है कि हाँ वो काम करें, लेकिन फिर एक खुशी भी होती है कि देखें मेहनत से अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। सो ये उन तमाम लोगों के लिए भी जो लोग कहते हैं ना हमारे पास काम नहीं है, हम क्या करें, हमसे इतनी मेहनत नहीं होती, और कुछ लोग एसी वाले कमरे में बैठकर कंप्लेन कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी नौकरियों के बारे में। तो ये उन लोगों के लिए एक बड़ा लेसन होता है कि देखें, जब आप दिल से कुछ करना चाहें और आप हक हलाल की रोज़ी कमाना चाहें, तो फिर आप नहीं देख रहे होते कि सर्दी है, गर्मी है, धूप है, छाँव है, फिर उसके बाद जो है ना वो आपको सिर्फ मेहनत दिख रही होती और है। इसमें ये बात भी है कि जो आपकी बॉडी है ना, ये बड़ी ही इंटेलिजेंट मशीन है। आप इसको जिस मौसम में ढालते हैं ढल जाती है। वो जो आपने बात, सभी मजदूर हैं, वो जो काम कर रहे हैं, अदरवाइज भी बहुत से लोग हैं जिनकी जॉब रूटीन ऐसी होती है, प्रोफेशन ऐसे होते हैं, बिल्कुल, तो उनकी बहुत डिफिकल्ट रूटीन होती है, लेकिन उनकी जो बॉडी है वो उसकी टोन हो जाती है, ट्रेन हो जाती है उस मौसम के एतबार से, उस इन्वायरमेंट के एतबार से। दो इट्स वेरी वेरी टफ एंड चैलेंजिंग, बट स्टिल उनकी बॉडी ट्रेन हो जाती है। बट स्टिल जो ख्याल रखने की बात है, एक दूसरे का ख्याल रखना भी इंपॉर्टेंट है, अपना ख्याल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल कैसे आपने रखना है, क्या हाइड्रेट योरसेल्फ, जिस तरह सभी आपने कहा, बहुत से शहरों की बात करते हुए कि वहाँ पर गर्मी का मौसम है, मतलब गर्मी वैसे तो ओवरऑल ही है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपने ख्याल ये करना है कि कोशिश करें जैसे 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, ये वो टाइम होता है कि जिसमें
गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें कोशिश करें घर से बाहर गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। अगर आपको निकलना है तो ट्राई करें, जैसे आपने कोई हैट पहना हुआ है या मैं तो कहता हूँ परना लपेट लें, कोई ऐसी चीज़ कर लें कि आपको डायरेक्ट हीट ना लगे, या ये बैक साइड पे कोई टॉवल जो फेस टॉवल गीला करके रख लें, तो इससे ये होता है कि थोड़ा सा आपकी बॉडी का टेम्परेचर बेहतर रहता है। तो इसको मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। तो अपना ख्याल खुद भी रखना होता है, ये नहीं कि आप कहें कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैं ठीक है सब चल जाएगा, तो काम ख़राब भी समटाइम्स हो लोग जाता भी है। बड़ा एहसास करें, ये भी ज़रूरी है। आप बाइक वाले जा रहे होते हैं और गाड़ी वाले आप हैं, तो आप एसी वाली गाड़ी में बैठे हुए हैं और बाहर बाइक में एक शख्स जो है वो इतनी धूप के अंदर, इतनी शिद्दत के अंदर, धूप की शिद्दत के अंदर वो चल रहा होता है। तो आई थिंक जगह भी दें, रोड क्रॉस करने वालों को जगह दें, ये बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। एट द सेम टाइम एक आखिरी चीज़ मैं ऐड करूँगी, वो ये कि अपने टेरेस पे, अपने घर के बाहर, अपनी छतों पर ये कोशिश करें कि एक छोटा सा प्याला लें, एक छोटा सा बर्तन लें जिसके अंदर पानी और दूसरे बर्तन में थोड़ा सा खाना जो है वो आप ज़रूर रखें परिंदों के लिए। बिकॉज गर्मी जानदार तो वो भी हैं, तो गर्मी की शिद्दत सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो गर्मी उन लोगों के लिए भी है, लोगों के लिए मतलब उन परिंदों के लिए भी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें मिलकर जो है वो ख्याल रखना एक दूसरे का, बिकॉज हम सब को एग्जिस्ट करें। एब्सोल्युटली, और ये बड़ा ज़रूरी है कि दूसरे का ख्याल रखना होता है। दैट्स व्हाट इकोसिस्टम इज़। आज हमें इस पर बात भी करनी है आगे चलकर, जब इकोसिस्टम की हम बात करते हैं हर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे मौज़ूआत पे जिस पर हमें बात करनी है, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बायोडाइवर्सिटी का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। 22 मई इस दिन को डेडिकेट किया जाता है। अब अगर हम देखें किस तरीके से हम जिस तरह से को एग्जिस्ट करने की बात कर रहे थे ना, कि जानदार हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हम सब को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो मौसमियाती तब्दीली है उसने कितना ज़्यादा मुतासिर किया है बहुत सारे हमारे जो इकोसिस्टम है उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें। बहुत सारे जानवर अब हमें नज़र नहीं आते, बहुत सारे प्लांट्स अब हमें नज़र नहीं आ रहे होते। इट्स बिकॉज़ वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। लेकिन क्या हमें अंदाज़ा पहले हो जाता है कि ये कम हो रहे हैं, हमें इस पर कोई काम करना चाहिए, हमें इस पर कोई बात करनी चाहिए? हम ये ज़रूर बात कर रहे होते हैं ओवरऑल कि क्लाइमेट चेंज के असरात, बिकॉज जब क्लाइमेट चेंज के असरात आते हैं तो वो किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं आ रहे होते, वो इतना एक ड्रास्टिक किस्म का चेंज होता है, उसका ड्रास्टिक इम्पैक्ट होता है कि लिटरली एक या दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना बड़े मुश्किल हो जाता है। बट एट द सेम टाइम अब जब हम बात कर रहे होते हैं ना, आज से 2 साल पहले ये था, आज से 3 साल पहले ये था, और अब जो है वो चीज़ें जो है वो बड़ी मुश्किल, हमें वो वाली चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं। सो आज ज़रा हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं इसको, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी आज आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इस टर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसके ऊपर आज बात करना, जिनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम देख रहे होते हैं कि डिफरेंट सेमिनार्स भी कंडक्ट हो रहे होंगे, पूरी दुनिया की बात की जाए, कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं, एक दिन तो बात हो रही होती है, बट क्या ओवरऑल हम इसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं, कोई पॉलिसी बन रही है, कोई बातचीत हो रही है, कोई डायलॉग हो रहा है? तो आज इस एस्पेक्ट को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमें डॉक्टर सबीका उस्मान मलिक साहब ने ज्वाइन कर लिया। आप लेक्चरर हैं शोबा फॉरेस्ट्री एंड रेंज मैनेजमेंट में और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स भी हैं। पीर मेहर अली शाह, रेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। बड़ा सभी ने डिटेल से बताया बायोडाइवर्सिटी यानी हयातियाती तनव्वु। हम ज़रा जानने की कोशिश ये करेंगे आसान अल्फाज में, ऑफ कोर्स, कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी हमारी ज़िंदगियों में। चूँकि ज़ाहिर है जिस तरह हम कहते हैं ना कि कोई एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम चंद रोज़ पहले बात की, एक हनी भी अगर वो भी निकाल दी जाए इकोसिस्टम से तो पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। मुतासर का लफ्ज़ भी मैं इस्तेमाल नहीं करता। सो कितनी इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की? बहुत शुक्रिया। अच्छा, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है दैट इज़ स्पेशली फोकसिंग बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी हर जानदार जो इस कुराए अर्ज़ पर एग्जिस्ट करता है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो एक दरख्त है, चाहे वो एक जानवर है, चाहे वो कोई हशरातुल अर्ज़ है, ये सब एक कुदरती ज़ंजीर का हिस्सा है, एक प्रॉपर बैलेंस में है। जो कुदरत ने एक बैलेंस रखा है उस ज़ंजीर में ये एक मोतियों की लड़ी है। अगर इसमें से कोई एक भी ड्रॉप होता है तो हमारी वो ज़ंजीर टूट जाती है। जब ज़ंजीर टूटेगी, एक नेचुरल बैलेंस जो है वो हमारा डिस्टर्ब होगा, तो डेफ़िनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जिनमें से
एक प्रॉब्लम हम आजकल बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, वो है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। ओके, यानी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अच्छा। कुदरत ने जो एक सिलसिला बनाया है, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखा, एक इकोसिस्टम बनाया, एक सिस्टम बनाया जिसकी वजह से सर्वाइवल है ज़मीन पर लोगों की, ज़मीन पर ज़िंदगी है, बाकी प्लैनेट्स पे आप देखें ज़िंदगी नहीं है। दैट लाइफ इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसके तहत ज़िंदगी मुमकिन है हमारे कुराए अर्ज़ पर। अब जब हमारी आबादी बढ़ती है, उस बढ़ती आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अर्बनाइजेशन होती है, लोगों के रहने के लिए हमें जगह बनानी होती है, फिर उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ानी सही होती बात है, है। हमें इंडस्ट्री लगानी होती है। इस सारे सिलसिले को पूरा करने के लिए जो हमारा नेचुरल एरियाज़ हैं, जो फॉरेस्ट हैं, जो बायोडाइवर्सिटी हब्स हैं, वो उनका जो परसेंटेज है वो डिक्लाइन करना शुरू हो Okay. जाता है। तो वो जो सारी डिस्टर्बेंस होती है वहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा, क्या किया जाए इस दिन की मुनासबत से, जिस तरह आज हम भी बात कर रहे हैं तो हम हाईलाइट कर रहे हैं, हमें मसाइल नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आप इलेबोरेट भी कर रही हैं। क्या एक दिन डेडिकेट करना काफ़ी है कि बात हो रही है, या इस हवाले से काम भी होता आपको ग्लोबली दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, आप जो बात कर रही हैं कि ये दिन सिर्फ एक दिन मनाने काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें माहौल दोस्ती की तरफ जाना पड़ेगा, हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, हमें जो है वो नेचुरल वेज़ की तरफ, जैसे कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करना चाहिए, पर्सनल व्हीकल्स को नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हमें नेचुरल फूड्स की तरफ आना चाहिए, हमें प्लास्टिक्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी आपकी ऐसी चीज़ें हैं, दरख्तों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, हमें उसकी भी रोकथाम करनी चाहिए, हमें और दरख्त लगाने चाहिए, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो आपका स्पेसिफ़िकली जानवर हैं, उनको एक स्पेसिफ़िक माहौल चाहिए। जब आप दरख्तों की कटाई कर रहे हैं, आप नेचुरल एरियाज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो आपका वहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाता है। अब जो जानदार हैं उनके पास दो ऑप्शंस होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि वो शिफ्ट कर जाएं, दैट इज़ स्पीशी माइग्रेशन। Okay. फर्स्ट जो एडेप्टेबिलिटी होती है किसी भी एनिमल की, वो होती है वो शिफ्ट करता है, स्पीशी माइग्रेशन की तरफ जाता है। आगे उसको एडेप्टिव इन्वायरमेंट मिलता है, वो टेम्परेचर, वो माहौल मिलता है, तो वो वहाँ सर्वाइव कर जाता है। अगर नहीं मिलता तो वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। ओह, दैट्स व्हाई हम बहुत से एंडेंजर्ड स्पीशीज देखते हैं। यस, दिस इज़ द रीज़न। इस वक्त पाकिस्तान में जब हम एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करते हैं, और आई एम श्योर कि बड़ी लंबी लिस्ट होगी, कोई नाम जब लेना चाहती हो जिनके बारे में बात करना चाहती हूँ कि ये एंडेंजर्ड है और उस पर अगर हमने काम ना किया तो बहुत जल्दी ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? इसमें जी इंडस रिवर डॉल्फिन की मैं बात करूंगी। दैट इज़ द रेयर स्पीशी, वो सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल है और इस वक्त वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज फिनोमेना। तो उसकी प्रिजर्वेशन भी हमें ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के थ्रू ही अचीव हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास बर्फ़ानी चीते हैं, वो भी रेयर स्पीशीज़ हैं हमारे कंट्री से रिलेटेड। मारखोर इज़ देयर। उसके बाद आपकी वेल और शार्क्स हैं। तो ये सारी स्पीशीज़ जो हैं दे आर एंडेंजर्ड, और अगर हमने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं किए, क्लाइमेट मिटिगेशन नहीं की, तो हम इन स्पीशीज़ का ख़ात्मा अपनी आंखों से देखेंगे। ओके। अच्छा, वैसे यूनिवर्सिटी लेवल की अगर बात की जाए तो क्या इन पे भी, बिकॉज रिसर्चेज होती हैं, स्पेशली जो हमारी यंग लॉट अभी है, हम देख रहे होते हैं नई नई चीज़ें इजाद भी हो रही हैं, बात भी कर रही हैं ऑन, एंड आई एम सो हैप्पी कि वो इन टॉपिक्स पे फोकस कर रहे होते हैं, जो कि इससे पहले जो हमसे पहले जनरेशन है उसको कर देना चाहिए था, ताकि अब की जनरेशन उसको सफ़र ना कर रही होती। किस लेवल पे आपको लगता है कि काम हो रहा है और मज़ीद काम होना चाहिए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी? देखें जी, पाकिस्तान में इस वक्त जो काम हो रहा है वो हुकूमती सतह पर भी हो रहा है, बैनुल अक़वामी इदारे भी हैं और लोकल इदारे भी हैं, वो मिल के कर रहे हैं। लेकिन जो गैप आ रहा है दैट इज़ द लिंकेज बिटवीन रिसर्च रिजल्ट्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन। कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी रिसर्चेज़ कर रही हैं, लेकिन वो रिसर्चेज़ जो हैं वो किताबों का और लाइब्रेरियों का हिस्सा बन जाती हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, उनकी फाइंडिंग्स को पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा नहीं बनाया जाता। तो इस वक्त जो गैप है वो यहीं पे है कि अकेडमिया को लिंक करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, और जो रिसर्च के रिजल्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करना चाहिए आपके पॉलिसी लेवल पे। ओके।
अच्छा, अब इससे पहले जो पौधों की हम बात कर रहे थे, दरख्तों की बात हो रही थी, फॉरेस्ट की बात हो रही थी, जिस तरह हम भी देखते भी हैं, ज़ाहिर है कि दरख्तों की कटाई हो रही थी, उस तरीके से हम रीफॉरेस्टेशन की तरफ काम नहीं कर रहे होते। उसमें भी तो फॉर श्योर बहुत से ऐसे पौधे होंगे जो कि एक्सटिंक्ट होने के करीब होंगे। बिल्कुल ऐसे जी, आपके पास हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट है चलगोज़ा फॉरेस्ट, बिल्कुल वो आपने सुना होगा ज़ियारत में है। बिल्कुल। वो पाकिस्तान का एक हेरिटेज भी है कि दैट इज़ द सेकंड ओल्डेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसको हम फोसिल्स भी कहते हैं। तो उसमें ये है कि वो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। अगर उसकी प्रिजर्वेशन पे काम ना किया गया तो ये फॉरेस्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक यूनिक सेकंड ओल्डेस्ट फॉरेस्ट है। तो इसकी आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे इम्पोर्टेंस, तो वो इसके ख़त्म होने के रीजंस क्या हैं? एक तो उसमें कटिंग, फ्यूल ठीक वुड है। कटिंग, एक इसकी रीजनरेशन बहुत स्लो है। ओके। और उधर सबसे ज़्यादा इशू जो है ज़ियारत में वो ये है कि वहाँ पे अल्टरनेट फ्यूल वुड सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। जो लोकल्स हैं दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट फॉरेस्ट। ओके। वो उस फॉरेस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं अपने फ्यूल वुड के लिए। Okay. जब विदाउट एनी प्लानिंग उसकी कटिंग हो रही है और वो डिक्लाइन की तरफ अच्छा, जा ये रहे हैं। तब्दीलियाँ, बिकॉज आप लोग नज़र रखते होंगे ज़्यादा, आप लोगों का रिसर्च का काम भी है, काफ़ी ऑब्जर्वेशन भी होगी इस हवाले से। व्हाट डू यू थिंक कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम ये तब्दीली देख रहे हैं, या फिर ग्रेजुअली है कि पता भी नहीं चल रहा और होता जा रहा है, स्पेशली विद इन 2 years में अगर बात करूँ? नहीं, तब्दीलियाँ आप देखें पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आप देखें। आपका अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे हीट वेव्स, इतनी सवियर हीट वेव्स पहले सही कभी बात नहीं है। देखी गई। आपके दर्जा हरारत में तब्दीलियाँ आ रही हैं। आप देखें कि अप्रैल तक आपका बहुत मॉडरेट टेम्परेचर था और मई में एकदम ये एक्सट्रीम पे चला गया। दर्जा हरारत में तब्दीलियाँ आ रही हैं। आपके विंटर स्पैन बारिशों, देखें कितना ज़्यादा कम हुआ है बिल्कुल इस आप बार। देखिए आपके बारिशों के पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, आपके नेचुरल डिज़ास्टर्स बढ़ रहे हैं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स कि जो पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं, इससे पहले इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं थी। ओके। एंड दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ अस, वी आर डिस्ट्रॉइंग द प्लानट, वी आर डिस्ट्रॉइंग द इकोसिस्टम। और इसको ठीक करने की जब आप बात करते हैं तो क्या आपके ख्याल में जो बुनियादी सी बातें होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें शायद सिर्फ यही है कि हम पौधे लगाएं? पौधे सिर्फ लगाना ज़रूरी नहीं है, उनकी हिफाजत भी उनकी करना? हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दे आर ट्रीज़ आर द लंग्स ऑफ नेचर। यस। हमारी जो ऑक्सीजन आ रही है वो ट्रीज़ से आ रही है। आपकी जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स को मैनेज कर रहे हैं, दे आर द ट्रीज़। हैबिटेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है, दे आर फॉरेस्ट्स। तो फॉरेस्ट जो है, नेचुरल फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एंड न्यू प्लांटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत सेंसिटाइज हुआ भी तो है मामला, हम उस पर बहुत से बात करते भी तो आए हैं, बहुत सी जगह पर दरख्त उगाते नज़र भी आए हैं, कैंपेन्स भी देखे हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। थोड़ा बहुत चेंज तो आया होगा, या वो भी आपको नज़र नहीं आता? बीइंग फॉरेस्ट्री एक्सपर्ट, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इससे पहले एक प्रोजेक्ट चला था 1 बिलियन ट्री सोनामी KPK में। अच्छा, 1 बिलियन ट्री सोनामी जो है वो बज़ाहिर तो सक्सेसफुल दिखाया गया, बट उसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं थे। द रीज़न वाज कि टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपने रुथलेस प्लांटेशन कर दी विदाउट टेकिंग केयर कि वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ कौन सी हैं। लोकल स्पीशीज़ को आपने एनकरेज नहीं किया, आपने अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो भी पौधा मिला वो लगा दिया। नंबर गेम की गई। उस नंबर गेम की वजह से जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ थी वो तो सरवाइव कर दी, लेकिन जो दूसरी स्पीशीज़ थी उनमें से कुछ ने सरवाइव भी किया, बट अल्टीमेटली हमारी बायोडाइवर्सिटी उससे डिस्टर्ब हो गई। ओके। अच्छा, यानी किसी जगह का अगर वो पौधा नहीं है और वहाँ पे आप उस पौधे को लगा रहे हैं, एक तो वो खुद तो नहीं चलेगा सो चलेगा, बट बाकी सिस्टम को भी डिस्टर्ब करेगा। कितना बड़ा फैक्टर है ये, देखें हम तो माइंड में ही नहीं रखते कभी भी। और समटाइम्स ये होता है कि ये जो हमारे नॉन लोकल या एग्जॉटिक स्पीशीज़ होती हैं, ये जो हैं ये सरवाइव कर जाती हैं, और समटाइम्स ये जो वहाँ की नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है उसको डोमिनेट कर जाती हैं। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इस्लामाबाद, पेपर मलबरी आप देख लें, कुछ टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्लांट हुआ, बट अब वो नेचुरल वेजिटेशन को डोमिनेट कर गया और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। और ये तो कई सालों से इस पर बात होती आई कि प्रॉब्लमेटिक है वो। इस तरह कराची में भी हमने देखा कुछ ऐसे पौधे लगाए गए वहाँ पे, और उसके बाद हमने वहाँ पे भी इश्यूज देखे। कोनोकार्पस वहाँ पे प्लांट किया गया, बिल्कुल। yes.
और इसके बारे में इसलिए बात करना बड़ी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है उसने आपके नेचर को, आपके पूरे सिस्टम को मुतासर किया है। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके जो इलाके के मुताबिक, उसके मौसम के और माहौल के मुताबिक पौधे हैं वो लगाए जाएँ। और आई एम श्योर कि अब तो चूँकि इतनी नर्सरीज़ भी होती हैं, यहाँ पे लोग गाइड भी कर रहे होते हैं, उनको पता होता है अच्छा कौन सा पौधा किस जगह के लिए मौजू है, अगर वही लगाएं तो बहुत बेहतर होता है। अच्छा, इसमें इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम और स्टेप्स लेने की बात करें, वो डू यू सजेस्ट, और क्या करना चाहिए? उसमें यही है कि प्लांटेशन करें। दूसरा, माहौल दोस्त जो एक्टिविटी ये हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जो हैं उनको यूज़ करना चाहिए, पर्सनल व्हीकल्स को डिस्करेज करना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड जो है उसको डिस्करेज करना चाहिए, नेचुरल फूड्स को लेना चाहिए, हमें प्लास्टिक जो है उसका यूज़ कम करना चाहिए। उसके अलावा हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है उसको कम करना चाहिए, जब ज़रूरत है तो उसको यूज़ करें। एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो मिल के पूरे माहौल को डिस्टर्ब। देखिए, जब हम नेचर से हटे ना तब जो है वो बिल्कुल ऐसे ही हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट हमें नजर आया। तो ऑब्वियसली एक नेचुरल तरीके से जो हम कहते हैं ना ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हमने अपने लिए आसाइशें बहुत क्रिएट कर ली हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसकी एक प्राइस है जो कि हम भी पे कर रहे हैं, हम भी पे कर रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशंस अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता जो हालात नज़र आ रहे हैं वो इससे ज़्यादा पे करेंगी अगर हमने अभी स्टेप्स ना लिए, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से हमें अपने लेवल पे लें। हम कहते हैं अच्छा गवर्नमेंट क्या कर रही है, पॉलिसी क्या बन रही है, ये क्या, हुकूमत अकेले ये नहीं कर सकती, और वो सब तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर साथ देंगे। और शुएब, हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये सारे स्टेप्स तो हमारे लेवल के हैं। अच्छा, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की कि हम क्या कर सकते हैं। हर बंदा क्या सोचता है, मेरे अकेले के करने से क्या होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये सोचें कि चलो मैं ही करके देखता हूँ, मैं ही आगाज़ करता हूँ, मैं ही पहला कतरा बन जाता हूँ बारिश का। तो अगर आप ये बन जाएंगे, ये कर दिखाएंगे, आपकी वजह से आपके आसपास आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपके अराउंड होते हैं वो लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे और इसी तरह से एक चेंज चल पड़ेगी। बड़ा ज़रूरी है कि आप खुद भी करें, एडवोकेट भी करें, लोगों को मैं कहता हूँ पुश करें, बल्कि बहुत ज़्यादा पुश करें कि वी हैव टू डू दिस। ये जो बात हुई है ना, 2-3 दफ़ा इसका जिक्र हो गया कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, पब्लिक व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना, फ्लोरोकार्बन्स का एमिशन कम किस तरह किया जा सकता है कि आप कोशिश करें कि कंस्ट्रक्शंस ऐसी हों घरों की जिसमें एसीज़ का इस्तेमाल कम हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन कम हो, जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो। तो ये छोटे छोटे से काम हैं, नहीं करेंगे भुगत रहे हैं ऑलरेडी, मजीद भुगतें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद जिसको वाकई हम समहाउ निगलेक्ट कर रहे हैं होते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, चूँकि इट्स बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर अगर बात नहीं करेंगे तो भी काम ख़राब है, और अगर काम नहीं करेंगे तो काम ज़्यादा ख़राब है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद, और सब शाइनिंग स्टार बनना चाहते हैं। ज़ाहिर है आप किसी से पूछें तो उसकी ख्वाहिश ये होगी अरे सब ग्लो करना चाहते हैं, हाँ, ग्लो करना, शाइन करना चाहते हैं, ग्लो करना चाहते हैं। ये चले इसको और आसान करते हैं, सब जवान रहना चाहते हैं, सब कहते हैं कि हमारी स्किन ऐसी रहे, हमारे लुक्स ऐसी रहें कि हम बस यंग रहें। और इसमें बल्कि मैं छोटी सी बात ऐड करता हूँ कि चूँकि एक क्लिप है बड़ा वायरल है आजकल, फैसल रहमान जो मेरे एक्टर हैं, बड़े सीनियर एक्टर, उनका क्लिप है बड़ा वायरल है। एक पहले प्रोग्राम में वो गए थे, सो वहाँ पे अच्छा थोड़ा सा ना लाइटर नोट पे उन्होंने कह दिया कि मैं कायद आज़म से भी मिला हुआ हूँ। तो उस पर एंकर ने कहा इसका मतलब आप तो फिर मतलब 77 से भी ज़्यादा साल के मैं 88 इयर्स का हूँ। हाँ, अब उन्होंने नए शो में कह दिया कि मैं 88, उन्होंने 88 कहा नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं जब मिला था मैं 10 साल का था। तो फिर वो एंकर ने एज्यूम करके कहा कि 88 ईयर्स, उन्होंने डिनाई नहीं किया। लेकिन हाँ, एक और साहब जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि इतनी लंबी मैंने भी कभी नहीं फेंकी। तो बहरहाल उनकी एज ये नहीं है, मुझे लगता है वो एक मजाक था, तंजन वो ये बात कह रहे थे। ही इज 58 एज पर गूगल, एज पर गूगल। हाँ, लेकिन बहरहाल इस पे बात चल रही है। इवन इफ दैट इज ट्रू 58 वाली बात, स्टिल ही इज वेरी मतलब यंग इन लुक्स, मेंटेन रखा है अपने। अच्छी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम देख रहे होते हैं, महानूर बलोच जिनके एग्जांपल्स हम हर वक्त दे रहे होते हैं, शहजाद रहमान आपने बात की, शहजाद रॉय, अली जफर, आतिफ असलम। आप ऐसे अब वो कहेंगे हमें बहुत बुरा कह रहे हैं, हम बुरा नहीं कह रहे, लेकिन हम
हम लिटरली बहुत अरसे से एक ही जैसा देखते आ रहे हैं, सही तो बात है। डेफिनेटली वो अपना ख्याल रख रहे होते हैं। तो आप अगर एजिंग की तरफ नहीं जाना चाह रहे होते तो ये आपका राइट है, ठीक है, नहीं जा रहे, आपको अपना आप जैसे पसंद है आप उस लिहाज से अपने आप को ढाल सकते हैं, आप ट्रीटमेंट्स भी ले सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे में शोएब देखें ट्रीटमेंट्स बहुत सारे आ गए बहुत सारे आ गए। बोटॉक्स का रुझान बहुत बढ़ता हुआ हम बिल्कुल, देख रहे हैं, fillers, फिलर्स का रुझान हम बढ़ते हुए बहुत threads। देख रहे हैं, थ्रेड्स का रुझान हम बढ़ते बहुत देख रहे हैं। एट द सेम टाइम इसके अलावा जो अब माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर्स Yes। हैं वो हम देख रहे हैं, एक्सोसोम का बहुत रुझान हम देख रहे हैं, Yes। स्किन के लिए भी एंड देन बालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे होते हैं कि आजकल जो है 2 बड़े एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स हैं ये, कि आप वो कहते हैं ना कि ये लग्जरी उसमें आ जाते हैं कि ठीक है अगर आपको करना है तो करवाएं, बट ऑब्वियसली उसके अलावा सस्ते ट्रीटमेंट्स भी होंगे। पीआरपी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एब्सोल्युटली, और इसमें ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि व्हाट्स द राइट प्रोसीजर फॉर यू और कहाँ से करवाना है। ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या करवाना है और कहाँ से करवाना है। ये तो नहीं कि बस आप कहें कि उसने करवाया था मैं भी करवा लेता हूँ, तो ये अगर करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एस्थेटिक फिजिशियन है डॉक्टर तैयबा जाहिद साहिबा, हमें ज्वाइन किया है लाहौर से, वो यहाँ पर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। दैट्स ग्रेट। आपकी अपनी स्किन माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, आप खुद क्या करती हैं? मैं अपने लिए बहुत कुछ करती हूँ और मैं प्राउडली बताती हूँ इस चीज़ को। Okay। हमारे ना सोसाइटी में हाइड किया जाता है इन चीज़ों को। आप इमेजिन करें मेरे सेटअप पे, मैं क्लिनिक पे सास बहू आएंगी इकट्ठी या नंदे आएंगी तो भाभी के साथ, मगर वो मेरे रूम में आके कि बाहर ना बताइएगा ये हो रहा है अंदर। Really? तो रियली इतना आती हाइड इकट्ठी करते हैं, हैं, लेकिन कहती हैं बताना नहीं है। इकट्ठी हैं मगर कहती हैं बाहर नहीं बताना। देयर इज अ रीजन। मैं लिटरली आपको ये बात बता रही हूँ। हाँ। और ये आप समझ रहे होंगे मैं क्या, मैं किस वाक़े से रिलेट कर रही हूँ। लोगों के अंदर ना सेंस नहीं है लिटरली। हमें ये लगता है, उन्हें लगता है कि वो दे नो एवरीथिंग, और आप अगर माइक्रो नीडलिंग भी करवा के आते हैं, आपने सिंपल पीआरपी करवाया अपनी स्किन के लिए कि इतना मेकअप होता है और सारी चीज़ें, और एक छोटा सा आप पीआरपी करवा लेते हैं, उसके बाद जब आप अगले दिन आते हैं तो आपको बहुत सारे लोग या किसी को पता लगता है तो कहते हैं अच्छा से फलाने तो प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। हाँ हाँ, कहते हैं तो बड़े प्रोसीजर्स करा के आई है, हालांकि मैं नॉर्मल सा मैं कहता हूँ उसने ख्याल रखा है। ये मैं आपकी अपने क्लाइंट्स को skincare कहती हूँ का- कि ये तो आप ना शो करें कि ये तो एलीट क्लास है, यानी कि ये तो आपके लिए एक लग्जरी है कि हाँ बताएं हाँ हम प्रोसीजर्स ले रहे हैं। इसका मतलब है कि आप एक वेल ग्रूम बंदी हैं, भाई आपको पता है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एग्जैक्टली। तो प्राउडली बताना चाहिए, और मैं भी प्राउडली बताती हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ अपने लिए। वो क्या क्या है उसमें जरा लिस्ट अच्छा बताएं देखिए, ना हमें। हमें ना सिंपल प्रोसीजर से स्टार्ट लेना चाहिए। ठीक है। तो अराउंड इन योर 30s लोग पूछते हैं मुझसे कि पीआरपी विच इज़ द प्लेटलेट रिच प्लाज्मा विच इज़ वेरी सिंपल एंड सेफ प्रोसीजर, ठीक है। उसमें आप ही के खून को हम यूज़ करते हैं और उससे हम एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर प्लाज्मा डिराइव करते हैं, ठीक है। और वो आपके फेस के ऊपर या स्कैल्प के ऊपर माइक्रो नेडलिंग की जाती है। ठीक है। उसके अंदर इतने अच्छे अल्लाह ताला ने उसको प्लाज्मा को ऐसा हीलर बनाया है हमारे लिए, उसके अंदर इतने ग्रोथ फैक्टर्स हैं कि वो आपको जवान रखने में बहुत हेल्प करता है। Okay। सो इफ़ यू स्टार्टेड इन योर 30s से 40s तक अगर आप पीआरपी कैजुअली कराते जा रहे हो, लाइक आफ्टर 2 months 4 times in a year और 5 times in a year, ये आपकी एज को, फेस की एज को रिवर्स बैक कर देता है। इन द एज ऑफ 40s आप 25 और 30 साल की लोग देते हो, वाओ, रिंकल फ्री होते हो। ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर और कोई कॉस्टली नहीं। यानी इसमें तो सादी सी बात ये हो गई कि आपने सिर्फ और सिर्फ पीआरपी विद माइक्रो नीडलिंग करवाना है एंड दैट्स इट। लोग मुझे कहते हैं हमने पीआरपी कराई हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक ये बड़ा वो होता है, हमने तो पीआरपी कराई हम तो वैसे ही हैं। भैया आपने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं कराई जो शक्ल चेंज हो जाएगी, इसके लेट आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, कितने मंथ्स बाद एक पीआरपी सेशन अगर आप लेते वंस इन हैं? अ मंथ। वंस इन अ मंथ, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो कितने टाइम बाद आपको देखिए ये नजर आता है? स्लो प्रोसीजर है। हाँ। इसमें कोलेजन की प्रोडक्शन होनी है, ठीक है। मैं वही बताना चाह रही हूँ कि आपकी जो एजिंग आनी थी 2 साल बाद वो रुक जाएगी, हाँ, ये हो सकता है वो डिले हो 4-5 जाएगी, साल तक। वो डिले हो जाएगी। नहीं, और काफी फर्क होता है जो आपको नजर आता है। डार्क सर्कल्स में बहुत डार्क आपको फर्क सर्कल्स नजर में आता है। आपके आपकी ओपन फाइन लाइंस पोर्स, नहीं आएंगी जल्दी। फाइन लाइंस नहीं आती, ओपन पोर्स, आपके स्किन का टेक्सचर बेहतर हो जाता है। Exactly। हमारा क्या मसला हो गया, ब्रेक में भी हम डिस्कस करें तो अक्सर मसला हमारा ये हो गया है कि हम ब्लीच के आदी हो गए, Yes। हम स्टीरॉइड्स के आदी हो Yes। गए, और हमें ना इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। बिल्कुल instant चाहिए। हम उस पार्लर जाएंगे जहाँ पर लिटरली हम उस पार्लर जाएंगे जहाँ पर आपको ना इंस्टेंट रिजल्ट दिए जाएंगे, गोरा किया जा रहा है पॉलिशर के नाम पे। एग्जैक्टली। ये कितना डेंजरस है? बहुत डेंजरस है।
वो ब्लीच जो कि आपके लिए इतनी हार्मफुल है, तबाह कर देती है स्किन को, ड्राई कर देती है। फिर उसके बाद फ़ोन आते हैं, हमने फ़लाने पार्लर से ना वो ब्लीच करा दी थी, ये रेड हो गया पैच, और अब परसों शादी, अब क्या करें? भाई करते क्या हैं ये लोग? मना करते हैं कि प्लीज़ पार्लर जाएं, हेयर डू कराएं, मेकअप कराएं और पेडिक्योर मैनिक्योर कराएं। फेस के साथ प्लीज़ कोई इस तरह की गेम ना करें पार्लर जाके। ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, कमिंग बैक टू दैट पीआरपी थिंग, कम से कम उम्र क्या हो सकती है कि जिसमें आप लोग सजेस्ट करते हैं कि आप करवा लें, होता है ना? अच्छा, इस एज तक तो बिल्कुल आपने नहीं करवानी, हाँ, इस एज के बाद अब आप पीआरपी की तरफ जाएं। देखिए, अगर तो कोई कंडीशन है मेडिकल, लाइक एक्नी है, एक्नी मार्क्स हैं, स्कार मार्क्स हैं इन योर टीन एज इवन, ठीक है, आपको पता है 16-17 ईयर्स की एज में हम सबको निकले हैं एक दफ़ा दाने शाने फेस पे, ठीक है? तो वो उसमें अगर पीआरपी की जाए तो एक मेडिकल रीज़न है और वो उसको ट्रीट करने के लिए की जाती है। एक्टिव एक्नी में तो हम पीआरपी नहीं करते, ट्रीटमेंट करते हैं। मगर जब वो दाने बैठ जाते हैं और अपने मार्क्स छोड़ जाते हैं तो इन टीन एजेस में भी हम पीआरपी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है स्किन पे, ना कोई निशान है ना कुछ और है, तो 25 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी से कोलेजन शेड होना शुरू हो जाता ठीक है। हम नेगेटिव जाना शुरू हो जाते हैं आफ्टर 25, तो हमें पीआरपीज हम स्टार्ट कर सकते हैं। और कोलेजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन। वो आपकी स्किन की प्रोटीन है, अगर वो नहीं होगी, कम होगी, तो आपकी स्किन ढलक जाएगी, लटक जाएगी, खराब हो जाएगी। कोलेजन बूस्ट कैसे किया जाता है अपार्ट फ्रॉम दिस पीआरपी थिंग? अदरवाइज खाना क्या खाएं, सप्लीमेंट क्या लें? कोलेजन, क्योंकि हम कोलेजन के नाम पे बहुत से प्रोडक्ट्स भी देख रहे होते हैं मार्केट में, फार्मेसीज में। सो कोलेजन के लिए क्या किया जाए? कोलेजन के लिए आप जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं बड़े अच्छे हैं। ओके, कोलेजन पाउडर्स हैं, कोलेजन सप्लीमेंट्स हैं, हम वो ले सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट हम रखें, अपनी वॉक, अपना जिम, इस तरह की लाइक एक्टिविटीज़ करें जिससे हमारी एनर्जी भी बूस्टअप रहे और बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी अच्छा रहे। ठीक है, ठीक है, तो उससे भी हमारा ऑब्वियसली कोलेजन लेवल अच्छा रहेगा, बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी आफ्टर 30s इन योर लेट 35 प्लस पीआरपीज लेनी तो चाहिए। ये जो कोलेजन की गोलियां खाई जा रही होती हैं और सप्लीमेंट्स लिए जा रहे होती हैं, अब तो मास्क किस तरह के आगे कि वो अप्लाई जब करें पूरा तो एब्जॉर्ब हो जाता है, जो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, क्या वो कुछ ना टॉपिकल है या ओरल है? जो चीज़ हम इंजेक्ट करके ले लेते हैं ना रिजल्ट, वो हमें इन चीज़ों से और जो नहीं मिल नेचुरली सकता। आप जिसकी प्रोडक्शन जब कर सकते हैं तो वो उसके डिफरेंट बिल्कुल रिजल्ट्स बिल्कुल। होंगे। तो ये नहीं कि हम ये नहीं कि जिसने इंजेक्ट कर रहे हैं या पीआरपी कर रहे हैं तो वो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो 1000 टाइम मच बेटर होगा देन ओरल मेडिकेशन या फिर टॉपिकल जो आप क्रीम्स लगा रहे है, वो हो भी collagen ठीक की। है, जरूर यूज करें, लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ा स्लो होगा। हाँ, और exactly. जो आप इंजेक्ट करवा रहे हैं उसका रिजल्ट फास्ट भी होगा और 1000 टाइम्स आप कह रहे हैं कि वो बेहतर होगा। ऑल राइट, अब 30 to 40 वाली बात तो होगी कि उसमें तो सिंपल है, वो चाहे मर्द है खातून है, कि आप पीआरपी करवाएं विद माइक्रो नीडलिंग। अब आ जाएं, किसको जरूरत पड़ती है थ्रेड्स की? थ्रेड्स की उनको ज़रूरत पड़ती है जिन्होंने पहले पीआरपी ज़्यादा नहीं ली हुई, जिन्होंने पहले कोई केयर नहीं की थी, क्योंकि आपको पता है स्टैटिक्स का बूम अभी कुछ 5 साल में आया है। ऐसा ही है। ठीक है, तो अब वो जो हमसे पहले की जनरेशन थी जिनको आइडियाज़ ही नहीं थे इतने, तो वो लोग मैंने देखे हैं ज़्यादा हमारे पास इस टाइम आते हैं 60s 50s की एज के लोग आते हैं थ्रेड्स कराने। अब जब स्किन सैगी हो ही गई है, आपके जॉवल्स आ गए हैं, नेज़ोलेबियल्स इतने डीप हो गए हैं, अब हम इसको पीआरपी से रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, अब आपने इसे रिवर्स बैक करना है। रिवर्स बैक करने के बहुत से तरीके हैं, उसमें हम फिलर्स के साथ भी लिफ्टिंग देते हैं। अब ये नहीं ओवरफिल भी नहीं करना, माइनर फिलर्स के साथ भी बहुत अच्छी लिफ्टिंग आ जाती है और थ्रेड्स के साथ हम ऑब्वियसली बहुत अच्छी लिफ्टिंग दे सकते हैं। 50s में मैंने देखा है ज़्यादातर ख़वातीन आती हैं लिफ्टिंग कराने के लिए। अब उसको मेंटेन करना है, एक दफ़ा थ्रेड करा लिए, क्योंकि थ्रेड्स की लाइफ है, वो 1 ईयर बाद आपको दोबारा रिपीट कराना पड़ता है, क्योंकि एजिंग स्टॉप नहीं हो रही। ये आप इवन प्लास्टिक सर्जरी भी करा लो ना तो 5 साल 6 साल बाद दोबारा रिपीट करानी पड़ती है। अच्छा, बुढ़ापा कैसे बंद होएगा? प्लास्टिक सर्जरी रिपीट करवानी पड़ती है ऑब्वियसली कुछ अरसे बाद 6 years, कुछ 6 to 7 years का यानी आप यूं रख लें इसको कि उसकी मेंटेनेंस है वो। हाँ जी, एक्चुअली एज तो स्टॉप नहीं होगी, सही बात है। एजिंग तो आते रहना है, आबे हाथ तो किसी ने नहीं पी। और साइड इफेक्ट्स भी प्रोबेबली आते होंगे टाइम टू टाइम जिनको भी फिक्स करवाना पड़ता होगा। ऑब्वियसली बिल्कुल। तो अब इस तरह के जिस तरह के किसी ने थ्रेड्स करा लिए हैं तो मैं फिर उनको कहती हूँ अब आप पीआरपीज पे आ जाए। यहाँ कोलेजन बूस्टर इंजेक्शंस होते हैं, प्रोफाइलो के नाम से हैं और भी बहुत डिफरेंट हैं, तो आप वो इंजेक्ट करा सकते हैं ताकि आपके थ्रेड्स और फिलर्स की लाइफ मेंटेन रहे।
अच्छा, अब आईवीज का भी काफी है IV रुझान, cocktails, वो जी, कितना इफेक्टिव है? दे आर इफेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो। ठीक है। और बड़ा ट्रेंड है उनका, सेफली इंजेक्ट किए जा सकते हैं अगर आपके LFTs RFTs नॉर्मल हैं तो। ओके, तो वो जो आपके टेस्ट ऑलरेडी किए जाएंगे, अगर वो टेस्ट आपके नॉर्मल हैं तो फिर आप आईवी फिर आप कॉकटेल्स करा की तरफ सकते हैं, जाते हैं, मगर देन वो please- कस्टमाइज होती है आपकी उसके हाँ लिहाज से। बिल्कुल, अपने डॉक्टर की सुपरविजन में कराना चाहिए। ऐसा नहीं और होगा कुछ किसी लोग भी- मैंने ये भी देखा ट्रेंड कि हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए, अब हमें बता दें कैसे करना है। अच्छा। तो बात सीरियसली इतना ट्रेंड है कहेंगे ऑनलाइन, ड्रिप ही लगानी है ना। हाँ ऑनलाइन फेसबुक पे फैज़ा ने भी कहीं- तो ऑन एयर ड्रिप लगाई हुई थी एक दिन। क्या ऑनलाइन ट्रिप पे की थी? नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, हमने देखा था एक दिन। नहीं नहीं ऑन वो ऑलरेडी टेस्ट जो है वो पहले हुए होंगे ना, But एंड still- देन डॉक्टर की ओके। अंडर ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली हो रहा होगा। एनी नहीं, मैं तो एक बात करूं कि मतलब ऑफ हाँ। कोर्स डिस्कशन के बाद होगा, व्हाई वुड शी टेक दैट मच रिस्क, किसी को भी लेना नहीं चाहिए। ऑलराइट जी, अब आ जाते हैं बोटॉक्स पे। जी बिल्कुल। बोटॉक्स लोगों को कंसेप्ट है अभी ना क्लियर नहीं है कि बोटॉक्स और फिलर में डिफरेंस क्या है। ओके। कुछ लोग समझते हैं कि बोटॉक्स लगाने से लिप्स जो है ना प्लम हो जाते हैं Okay. और जी वो लाइक कंफ्यूज हैं लोग फिलर एंड बोटॉक्स को लेके। सो मैं हमेशा ये बताती हूँ, फिलर जैसे नाम से पता चल रहा है फॉर फिलिंग, ठीक है। ठीक है। फिलर हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारा लैक ऑफ वॉल्यूम आ जाता है, जैसे अंडर आइज में, जैसे लिप्स में, और ये एजिंग का प्रोसेस है। ठीक है। जब आप एजिंग आपकी आती है तो आपका वॉल्यूम लॉस होना शुरू हो जाता है, ये नेचुरल चीज़ है। सही। तो उसको हम ओवरकम करने के लिए फिलर्स करते हैं, और बोटॉक्स यूज़ होता है फॉर द रिंकल्स, जैसे Okay. कि फाइन लाइंस, ये फोरहेड पे या फिर आइज के अराउंड स्माइल लाइंस, ये क्रोज फीट आ जाते हैं, इन सबको फेड अवे करने के लिए हम बोटॉक्स करते हैं। बोटॉक्स एक बहुत अच्छी चीज़ है, Okay. एक अच्छी इजाद है, और इसको मेरा ख्याल है आफ्टर 35 या जब आपको लगे कि आपके रिंकल्स आना शुरू हो गए, लगवा लेना चाहिए। Okay. 9 मंथ्स बाद इसकी रेपिटेशन होती है, इससे आपके रिंकल्स स्टैटिक रिंकल्स में चेंज नहीं होते हैं। यानी कि हमने देखा होगा अपने नानी दादों को, वो बेचारे बैठे होते हैं और उनके माथे पे हाँ, lines- परमानेंट रिंकल्स नजर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी बोटॉक्स यूज नहीं किया। और स्पेशली जो ठंडे इलाके के लोग हैं जिनकी Yes. स्किन ड्राई होती है, वहाँ पे जी। तो हमें बहुत यंग एज में वो रिंकल्स उसकी वजह नजर पता आते हैं। जी, जी। सन एक्सपोजर। अच्छा। आप देखें यहाँ पे हमारे एरियाज में इतना सन एक्सपोजर नहीं जितना उधर है, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज में, और वो बेचारे सन ब्लॉक भी नहीं लगाते। अब सन ब्लॉक कितना बड़ा शेल्टर है हम लोगों के लिए। अगर हम लोग सन ब्लॉक डेली घरों में भी, मैं कहती हूँ ख़वातीन को कि स्टोव के सामने जाने से पहले भी सन ब्लॉक अदरवाइज भी आपको मालूम है कि आसपास हीट है तो आप लगाएं, उसको अप्लाई करें। बिल्कुल लगाएं। आप लोग बेस को छोड़ दें, आप लोग सन ब्लॉक्स लगाएं। अब तो इतने अच्छे सन ब्लॉक्स आ गए, उनके अंदर ऑलरेडी एडेड हैं, टिंटेड हैं, Tinted तो होते हैं, हाँ, तो आपको बेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सन ब्लॉक के बगैर तो मेरा ख्याल है सुबह उठ के सबसे पहले सन ब्लॉक लगाएं, और दिन में 3-4 दफ़ा लगाएं। ओके। इसके अलावा कोई टिप जो आप लास्ट में देना चाहती हो हमारे सुनने वालों को, दैट दिस इज वन थिंग यू शुड डू इट डेली। एक तो सन ब्लॉक, और हाँ। यस, सन ब्लॉक मस्ट। और दूसरा ये कि प्लीज़ पॉलिशर और ब्लीचेस को अवॉइड करें, अपनी स्किन बर्बाद ना करें। मैं रोज़ाना के केसेस देखती हूँ, मेलाज़मा, हाइपर पिगमेंटेशन से भरे हुए, वो स्टेरॉइडल क्रीम्स गोरा होने के चक्कर में बच्चियाँ लगा लेती हैं, और ख़ुद आके बताती हैं हमने फार्मूला क्रीम्स लगाई थी। अल्लाह का वास्ता ये फार्मूला क्रीम्स ना लगाएं, मैं तो बार बार नाम उनके बेशक चेंज कर दिए जाएं, लेकिन प्लीज़ ये गोरा जो हमारे अंदर एक पता नहीं, एक महरूमी में इसको कहूँगी, आई एम सॉरी अगर किसी को ये बात बुरी लगती है या हर्ट करती है, बट लिटरली पता नहीं क्यों हमें कॉम्प्लेक्स हो गया इस चीज़ का कि हम प्यारे तभी लगेंगे जब हम गोरे होंगे। प्यारे लगने का गोरे होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ अल्लाह ने आपको बनाया, अल्लाह ने एक, हम कहते हैं ना कि अच्छी खासी हमें डाइवर्सिटी नज़र आ रही होती है, तो हर चेहरा खूबसूरत है, हमने बस उसको मेंटेन करना होता है। और वो भी देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप में से कौन अपने आप को कैसा देखना चाहता है। सही बात है। अगर आप एज करना चाहते हैं, आपको रिंकल्स पसंद हैं, बिकॉज उसका आपकी सेहत पे कोई असर नहीं हो रहा, आपके अपीयरेंस पे हो रहा है, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये बहुत एक चॉइस होनी चाहिए। बट जिन लोगों को लगता है कि उनको ज़रूरत है और वो अपनी, उनकी अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसा दिखना चाहते हैं, वो भी उनका राइट है, और वो जैसे भी उसको लेकर चलना चाहें वो उनको लेकर चल सकते हैं, लेकिन स्टिल
प्लीज़ ये गोरे होने के चक्कर में मत जाएं ऐसे सलॉन्स में जहाँ पर आपको स्टीरॉइड्स दिए जा रहे होते हैं, ना ऐसे सलॉन्स पे जाएं जहाँ पर ब्लीच लगाई जा रही होती है, पॉलिशर्स अजीब किस्म के नज़र आ रहे होते हैं कि जी इंस्टेंट ग्लो देखें जी हमारे चेहरे पे आ गया, वो कैसे पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, किस तरह से आपकी स्किन डैमेज होती है। स्टिल जो चीज़ आप लगा रहे होते हो स्किन में, डॉक्टर साहब भी मुझसे एग्री करेंगे, वो आपकी ब्लड में भी तो जा रहा होता है। हम अक्सर देख रहे होते हैं कितने केसेस आ रहे होते हैं कि किडनीज पे असर हो गया है, लिवर पे असर हो गया है, ये भी हमें नज़र आता है। लास्टली अगर इस पर कॉमेंट करें फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। स्पेशली आप पार्लर ज़रूर जाएं, मगर ये स्किन का आप अपनी स्किन को उनके हैंड ओवर मत करें। स्किन को सिर्फ डॉक्टर को ही दें, स्पेशली एस्थेटिक डॉक्टर्स या डर्माटोलॉजिस्ट, उनके पास जाएं, उनसे प्रोसीजर्स। हाँ, Because ट्रेन प्रोफेशनल्स के experts पास जाएं, ये बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज आप यू विल एंड अप विद हैविंग समथिंग वेरी बैड। तो ये एग्जैक्टली disaster जो हो आप जाता नहीं है, चाह रहे होते। नहीं बहुत चाहते। शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाएं, स्पेशली आप ट्रैवल करके आई हैं इतनी दूर से, सो वो भी इतनी सुबह सुबह, सो Truly honoured जी, truly truly honoured। honoured। थैंक यू सो मच। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है नौ उम्र लड़कियां यानी एडोलेसेंट गर्ल्स, उनके इश्यूज़। वो तालीमी भी हो सकते हैं, माशी माशरती भी हो सकते हैं। जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, इश्यूज़ की बात करते हैं, इसलिए बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उनको एड्रेस किया जा सके। सिर्फ बात करना नाकाफ़ी होता है। ऐसे बहुत से इंडिविजुअल्स हैं जो काम कर रहे होते हैं, बहुत से इदारे हैं जो काम कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं जो काम कर रही होती हैं। सो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आज हम इसको समझने की कोशिश भी करेंगे कि एडोलेसेंट गर्ल्स, नौ उम्र लड़कियाँ, इनकी क्या इशूज़ इस वक्त हैं, किस तरीके से उनको ओवरकम किया जा रहा है और कितना ज़रूरी है और कितना तेज़ी के साथ काम करना है उस पर। हम प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं फहमीदा खान साहिबा। आप यूनिसेफ पाकिस्तान ऑफिस से मुंसलिक जेंडर एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं और आपका माशाल्लाह दहाइयों पर मुहित एक एक्सपीरियंस है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम शुएब, बिल्कुल ठीक ठाक। सो गुड टू हैव यू। Thank you. एडोलेसेंट गर्ल्स, थोड़ा सा पहले डिफाइन करते हैं इसको। हाउ डू यू डिफाइन एडोलेसेंट गर्ल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान? अच्छा, एडोलेसेंट गर्ल्स को अगर आप देखें तो वो 10 से 19 साल के एक दिहाई होती है, जिसको सेकंड डेकेड कहा जाता है। और बेसिकली हमारे मुल्क में इस वक्त अगर आप यूनिसेफ का मैंडेट देखें तो वो अंडर 18 ईयर्स के बच्चों के साथ काम करते हैं, तो 10 से 19 साल के बच्चे उसमें आ जाते हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन 2023 सेंसस के मुताबिक 241 मिलियन है, जिसमें से 112 मिलियन बच्चे हैं। ठीक है, इन बच्चों में 22% जो हैं आपकी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं। फीमेल पॉपुलेशन का 22%, फीमेल पॉपुलेशन आपकी 48.5% है। ठीक है, उसमें से 22% जो हैं आपकी 10 से 19 साल की बच्ची हैं। आपने इश्यूज़ की बात की शुएब के, क्या इश्यूज़ हैं? बेसिकली पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगर आप इन्हीं 22% बच्चियों को पकड़ लें और उनमें आपकी जो आउट ऑफ स्कूल बच्चियां हैं वो तकरीबन जो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त फिगर है वो 26.2 मिलियन है। 26.2 मिलियन बच्चे आपके आउट ऑफ स्कूल हैं, उसमें से 13.7 मिलियन बच्चियां हैं। ज़्यादा बच्चियां, ठीक है, ज़्यादा बच्चियां हैं। अच्छा, अब ये ज़्यादा बच्चियां स्कूल, वो बच्ची वाली बच्चियां हैं कि जो स्कूल नहीं जा रही हैं। अब आप इसमें से अगर फर्दर इसको ट्रिकल डाउन करते हैं या अनपैक करते हैं तो पता चलता है कि आपकी 54% जो बच्चियां हैं अपर सेकेंडरी में आउट ऑफ स्कूल है, यानी वो प्राइमरी में दाखिल हो जाएंगी लेकिन सेकेंडरी में आगे तालीम को जारी नहीं रख पाती, और उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि क्या होती है। इन्हीं 22% में से आपकी 54.7% जो बच्चियां हैं वो खून की कमी का शिकार हैं। ठीक है, पाकिस्तान में 18.9 मिलियन बच्चियों की शादियां 18 साल से कम उम्र में हो जाती हैं। और अगर आप 14 या 15 साल की बच्चियों की बात करें तो वो 4.5 मिलियन बच्चियां हैं जिनकी 15 साल से कम उम्र में शादी हो जाती है। ठीक है, आप आउट ऑफ स्कूल हैं, आप स्कूल नहीं गए हैं, आप में खून की कमी है और आपकी शादी 18 साल से कम उम्र में हो रही है, तो जो होने वाला बच्चा है वो कम अज़ कम आपका सेहतमंद तो नहीं होगा। और इसी दौरान आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी आती है, आपकी मैटरनल मोर्टेलिटी आती है, तभी तो ये रेट ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत ज़्यादा केसेस हैं। अब वो बच्ची जिसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है वो खुद मुख्तारी की तरफ कैसे जाएगी? आप मुझे बताएं, वो अपने लिए आवाज़ कैसे उठाएगी, उसके अपने हकूक़ को क्या पता होगा? डोमेस्टिक वायलेंस के कितने केसेस बहुत ज़्यादा केसेस हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हैं समीन। उसकी वजह ये है कि हमारे माशरे में अगर आप लर्निंग पॉवर्टी की बात करते हैं, क्लास में दाखिल हो जाना तालीम नहीं होती है। कितने बच्चे रीड कर सकते हैं, कितने बच्चे पढ़ सकते हैं, स्टोरी बता सकते हैं, वो बहुत कम है इस तरह से। 48% तो आपकी लिटरेसी रेट है। ठीक है, और उसके ऊपर जो बच्चे हमारे क्या कहते हैं पढ़ सकते हैं या ये लर्निंग पॉवर्टी है वो आपकी बहुत कम तादाद पे, बहुत आदाद व शुमार बहुत उस लिहाज से है।
इसी में हम बच्चे, लड़का और लड़की के हवाले से जब बात करते हैं तो पाकिस्तान ग्लोबली जो रैंक करता है सनफ़ी मुसावात में, वो 145 है आउट ऑफ 146, यानी सेकंड लास्ट रैंक करता है। लास्ट वन इज सूडान। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि हम ये मुसावात का अमल कर ही नहीं पा रहे, डिस्पाइट कि हम 1947 में तो आज़ाद हो चुके थे। तो फहमीदा, इसमें ये भी कहा जा सकता है कि जो हमारा माइंडसेट है आज भी घरों में तो वही है ना। थोड़ा हम बेसिक से शुरू करें। हाँ। घर में अगर सालन बन रहा है तो आज भी बोटी पहले जो है वो बेटे की प्लेट में रखी जा रही है। तो हम 2025 की बात कर रहे हैं। और अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप बड़े शहरों में रहते हैं, आपके घर ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन उससे आगे भी एक दुनिया है। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर ये चीज़ है, आपके साथ नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी नहीं हो रही। देखिए, मैं हमेशा कहती होती हूँ औलाद नेमत है, ठीक है, और पेरेंट्स अगर उनमें मुसावात नहीं करेंगे और उसमें लड़के को प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे, लड़की को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे क्योंकि वो पराया धन है। तो जब ये पराया धन वाली बात आती है और आप लड़की की तालीम पे इन्वेस्ट नहीं करते हो तो शादी के बाद ना वो अपने बच्चों को प्रॉपर्ली तालीम दे पाती है, ना वो खुद भरपूर ज़िंदगी गुजार सकती है। उसको पता ही नहीं होता है कि उसके राइट्स क्या हैं, उसको क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से वो करने के लिए। मैं आपको यही बता रही हूँ कि और इस पे जो मेरा सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि अगर आप तालीम पर और सेहत पर टोटल बजट देखें पाकिस्तान का, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द ग्लोबल जो बजट एलोकेशन होती है। यहाँ पे आपका 1.7% आपकी एजुकेशन पे जो है टोटल GDP जो है खर्च होता है। आपका इसी तरह लेस देन 2% या लेस देन 3% आपका सेहत पे खर्च होता है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो 5% से कहीं ज़्यादा अपने बजट को एलोकेट करते हैं व्हेन इट कम्स टू तालीम और सेहत के लिए। आप तालीम पे इन्वेस्ट कर लो, आप सेहत पे इन्वेस्ट कर लो, आपके जो आने वाले बच्चे हैं, आपके जो आने वाला एक पूरे की पूरा मुस्तकबिल है वो एक तरीके से आपका सेहतमंद भी होगा, तालीम याफ्ता होगी। बहुत सिंपल मैथ है ये। ट्रू। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस मुल्क में जहाँ पे आपके पास बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, लड़का फिर भी रजिस्टर शायद हो जाएगा, लड़की को वो रजिस्टर भी नहीं करते हैं, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता। तो आप मुझे बताएं कि आपके पास इदादो शुमार पूरे होंगे कि वो बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं नेट एनरोलमेंट, जब आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है तो आप मुझे बताएं उससे आगे चलता क्या है। ठीक है, और इसमें सबसे जो पीछे है वो KP है। मतलब KP में बर्थ रजिस्ट्रेशन इज ओनली 18%। ठीक है, आप मुझे बताएं कि जब 18 अभी जो चाइल्ड रिपोर्ट लॉन्च हुई है, स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन रिपोर्ट लॉन्च हुई है बाय नेशनल कमीशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, वो यही हुई है कि जी आप उसमें पूरे का पूरा देखें, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, न्यूट्रिशन हो, आपकी बर्थ रजिस्ट्रेशन हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन हो, बच्चों के लिए साफ़ पानी की सहूलियात हों, वो सारी के सारों में हम बहुत पीछे हैं। हाँ ठीक है, हमने चंद एक चीज़ों में जिसमें हमने प्रोग्रेस की है अभी रिसेंटली। आई रियली वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हुकूमत पाकिस्तान को, जहाँ पे उन्होंने नेशनल असम्बली में 18 साल से कम उम्र बच्ची जो इस्लामाबाद के लिए, उसके लिए तो आपने 18 साल से कम उम्र शादी के लिए वो एक लॉ ले आए, एक एक्ट ले आए। एंड आई रियली विश कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस बिल को साइन कर दें ताकि दोनों हाउसेज ने तो अप्रूव कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ये है, आपके पास सिंध में बिल है, आपके पास ICT में बिल है, ठीक है, आपके पास ये दो हैं। तो जो बाकी बच्चियां पंजाब, KP और बलूचिस्तान की है, क्या वो बच्ची पीछे है? मतलब वो बच्ची क्यों पीछे रह जाए? क्या उस बच्ची का हक नहीं है कि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सके? क्या उस बच्ची का हक नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सके या वो स्किल्स जो है वो लर्न कर सके? ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो मेरे यकीनन जो है इसमें आगे आना चाहिए। और हम यही कह रहे होते हैं कि जी बहुत एक वसी रोल होता है जब हम एक बात कर रहे होते हैं ना, कि जब आप किसी ओहदे पे होते हैं तो बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। लेकिन वी आर सो हैप्पी कि कम अज़ कम चीज़ें होना शुरू हो रही हैं, उन पर बात होना शुरू हो रही है, इसको मसला समझा जा रहा है। अदरवाइज़ कई साल पहले देखा जाए तो इसको मसला भी समझा नहीं जा रहा होता था। यूनिसेफ इस हवाले से क्या कर रहा है? यूनिसेफ हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर बहुत सारे इदारों के साथ काम कर रहा है। जिस तरह हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ काम करते हैं, इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ प्रोविंशियल लेवल पे जो आपकी कौमी सतह है, आपकी सूबाई सतह है, उन तमाम पे जो गवर्नमेंट लेवल है, उन तमाम गवर्नमेंट के साथ हम लोग काम करते हैं फॉर रियली प्रोवाइडिंग देम एट 3 लेवल। हमारा पॉलिसी लेवल पे काम है, हमारा सिस्टम स्ट्रेंथनिंग लेवल पे काम है, यानी आपके इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, आपके सिस्टम्स हैं जो कि इस चीज़ पे पॉलिसी एडवोकेसी करते हैं कि आपको एलोकेशन इतनी करनी चाहिए ताकि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इस पे आप अपना इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं हमेशा इसको इस तरह से नहीं देखती कि आपका 23 से 24 साल वो जो है फेडरल ईयर 2023-2024 का बजट है, आप इसको लॉन्गर टर्म देखें। आज की हुई इन्वेस्टमेंट, इसका रिजल्ट आपको 10 साल के बाद मिलेगा। आप आज
आज एक 10 साल की बच्ची में इन्वेस्ट करोगे, उसकी तालीम, उसकी सेहत में, आपको उसकी 20 साल जब वो पहुंचेगी तो तब आपको पता चलेगा कि जो इन्वेस्टमेंट आपने आज की थी उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। हमारी जो यूनिसेफ है बेसिकली एक तो गवर्नमेंट के साथ काम करता है, दूसरा हम यूनाइटेड नेशंस में जितनी भी एजेंसीज हैं उनके साथ काम करते हैं, जिसमें मैं प्राइमरली मेंशन करूँगी यूनिसेफ वर्क्स वेरी क्लोजली व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड मैरिज, यूएन विमेन के साथ, यूएनएफपीए के साथ, यूएनडीपी के साथ। इसी तरह हमारा पूरा सिस्टम होता है जिसमें हम तमाम यूएन एजेंसीज के साथ मिलकर एडवोकेसी कर रहे होते हैं। ये बेहतर होता है कि रादर देन कि हम अकेले काम करें, हम सबको साथ लेके काम करें। तीसरा जो लेवल है वो कम्युनिटी लेवल पे है और उसका वो सोशो इकोलॉजिकल मॉडल आता है जिसमें हम घर की सतह पे, हम कम्युनिटी की सतह पे, हम एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। आपका जो ये प्रोग्राम है, मैं अभी बैठी हुई अंदर स्टूडियो में यही बात करती थी, मैंने कहा आपका जो प्रोग्राम है पीटीवी का, ये एक वो रूरल एरिया में दही इलाकों में एक खातून देख रही होगी जो किचन से शायद फारिग हो गई हो या अपने बच्चों को स्कूल भेज चुकी होगी, अब वो देख रही होगी अच्छा चलो अब मैं यहाँ से, सो वो जो रीच है ना कई लेवल पे, मीडिया के थ्रू, आउटरीच के थ्रू, हमारे सोशल बिहेवियर चेंज मेथोडोलॉजी के थ्रू हम लोग मैसेजेस डिलीवर कर रहे होते हैं, कन्वे कर रहे होते हैं कि आप किस तरह से अपने बच्चों को, और बच्चों में स्पेसिफिकली आपकी बच्चियों में, और बच्चियों में स्पेसिफिकली वो बच्चियां जो गरीब हैं, वो बच्चियां जो कि डिसेबल हैं, वो बच्चियां जो कि माइनॉरिटी से हैं, वो बच्चियां जो एथनिक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से हैं, आप उनको उस रेस में कैसे सामने लेकर आओगे ताकि वो तमाम बच्चों के साथ जो है मिलकर चल सकें। हमारे पास डिसेबिलिटी पे आप जाएं ना, मतलब कभी भी हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में जाएं, क्या वो बच्चों के लिए, डिसेबल बच्चों के लिए क्या वो होता है, मैं इसको डिसेबल भी नहीं कहती, मैं डिफरेंटली एबल कहती होती हूँ हमेशा, कि उनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं रादर देन कि वो जो है माजूर हैं। आप उन बच्चों के लिए क्या सहूलियात लेकर आ रहे हो इस लिहाज से। सो हमारा जो काम है यूनिसेफ का, वो हम लोग गवर्नमेंट के साथ, यूएन सिस्टम्स के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ एंड देन कम्युनिटी लेवल पे, हम तीनों लेवल पे काम करते हैं। बट ऐसे कभी कभार लगता है कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, या फिर मेरे ख्याल से जिंदगी भी कम, एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेटली मसाइल इतने ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी एक उम्मीद की किरण मुझे नज़र आती है ना, मुझे वो बच्चियाँ नज़र आती है। अभी रिसेंटली हम लोग इस वक्त भी अगर आप कभी आपको मौका मिले, यही कहती थी, मैंने कहा आप लोग जाएँ, मीडिया ये स्टूडियो से निकलें, आप कम्युनिटीज़ में जाएँ। पाकिस्तान गर्ल्स गाइड के साथ यूनिसेफ वर्क्स वेरी क्लोजली, उसमें वो 150,000 बच्चियाँ हैं हमारे पास जो गर्ल्स गाइड हैं, और इस वक्त उनकी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स चल रहे हैं, और 4 टॉपिक्स हैं: लीडरशिप, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, मैटरनल इमोशनल हेल्थ एंड वेलबींग। और इस 4 पे उनकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। वो 48 गाइड्स हैं जो कि आगे 12,000 बच्चियों को फर्दर ट्रेन करेंगे फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। 12,000 का फिगर बहुत छोटा है जब हम मिलियंस की बात करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। सो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, और उसमें से जो बच्चियां हमारे पास आती हैं, आप कभी उन बच्चियों से बात करें, आपको लगता है कि हम लोगों ने अपना वक्त जो है हम बहुत पीछे रह गए हैं। एंड दैट इज अ काइंड ऑफ, मैं उस दिन एक बच्चे से मिली एंड ही वाज जस्ट लाइक 11 ईयर एंड ही वाज इन O levels एंड डूइंग समथिंग अ मार्वलस वर्क। कहता है, मैंने कहा बच्चे आप क्या आगे करना चाहोगे? 23 इयर्स में तो मैं पीएचडी अपनी कंप्लीट कर लूंगा। आज की जो जनरेशन है वो बहुत आगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, माशाल्लाह एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे। और वही वाली बात है कि आपने उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, आपने प्लेटफॉर्म देना है, तभी तो वो अपना टैलेंट आगे। ये मट्टी बहुत जरखेज है, इसमें सिर्फ पानी के चंद एक बूंदे डाल दें और आप देखें हमारी बच्चियां आगे कहाँ पे पाकिस्तान के नाम को लेकर जा सकती हैं। इसी हवाले से यूनिसेफ बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी अरसा अब हो गया है पाकिस्तान टेलीविजन, पीटीवी और यूनिसेफ की कोलैबोरेशन से भी प्रोग्राम्स और डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं उन पर भी बात की जा रही होती है, स्पेशली बच्चियों के हवाले से कि किस तरह से हम अपनी बच्चियों को आगे लेकर जा सकते हैं। बिकॉज बहुत ज़रूरी है, हम कहते हैं ना कि आप एक औरत को अगर पढ़ाते हैं सो वो आगे, आप ये होता है कि आप पूरे माशरे को, आप पूरी जनरेशन्स को आगे पढ़ा रहे होते हैं। बिकॉज हम कहते हैं ना, माँ की गोद से आप सीख रहे होते हैं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि हमने अपना माइंडसेट कैसे चेंज करना है। ये सोच जब चेंज होना शुरू हो जाएगी ना, तो तब्दीली खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। तहमीदा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में, आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत सारे लोग, जब हम कहते हैं सोशल मीडिया पे हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं,
तो डिफरेंट सेलिब्रिटीज के बारे में आ रहे होते हैं कि जी इनको बुलाएं। इनको बुलाएं, इनको बुलाएं, इनको बुलाएं। और आज जिस अदाकारा को हमने प्रोग्राम में दावत दी हुई है उनके बारे में लोगों ने बहुत ज़्यादा लिखा कि जी उनको आप प्रोग्राम में बुलाएं। अमर खान की मैं बात कर रही हूँ, लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें कहा कि शो पे बुलाएं, हम जानना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। वैसे तो वाकई उनकी ज़िंदगी के बारे में शायद हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन उनके काम के बारे में हम बहुत ज़्यादा जानते हैं कि कितना खूबसूरत No doubt. उनका काम है। क्या वो जब हम कहते हैं ना किरदार निभाने की बात, जब वो होती शानदार भी होता है और जानदार भी शानदार भी होता है। होता है, जानदार भी होता है, और इतनी खूबसूरती से उस किरदार को निभाती हैं कि ऐसे लगता है कि वो स्क्रीन पर जो भी किरदार निभाया जा रहा है वो वो शायद real है। हमारे घर के अंदर से ही एक लड़की उठी है और वो वहाँ पर जाकर स्क्रीन पर कोई बात कर रही है, आप इतना रिलेट कर पा रहे होते हैं। सो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि आप स्क्रीन पर वैसे दिख रहे हों कि हर घर में जो लड़की बैठी हुई है वो आपसे रिलेट कर सकती हो। खूबसूरत अदाकारी, जानदार अदाकारी, खूबसूरत काम उनका, ज़बरदस्त काम उनका। एट द सेम टाइम सिर्फ अदाकारी की हम बात नहीं कर रहे, क्या लिखती हैं श्वेता। हाँ, और क्या बोलती हैं आप, ये भी तो कहे ना, इंटरव्यू सुने तो मजा आता है, जो जुमले उनके तो जो अल्फाज का चुनाव होता है मजा आ जाता है। तो अमर खान को करते हैं वेलकम, शी इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। मेरी मॉर्निंग तो वाकई आपने गुड नहीं ग्रेट कर दी राइजिंग पाकिस्तान नहीं, आपने हमारी और हमारे व्यूअर्स के लिए आज गुड मॉर्निंग कर दी नो, है। अ प्लेजर टू बी एट आवर मदर चैनल एंड लवली टू सी बोथ ऑफ यू। थैंक यू Thank सो you मच so अमर, much. थैंक यू। इस्लामाबाद का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? हर्ड कि आपने इस्लामाबाद का पहला प्रोजेक्ट किया रिसेंटली। जी जी, अभी एक वो चल रहा है ऑन एयर है दस्तखत, वो मैं बिल्कुल। पहला पिछले 2 महीने से इस्लामाबाद में कर रही हूँ। Okay. और अभी बल्कि पीटीवी के लिए एक बहुत स्पेशल हमने Wow. कुछ सिंगल प्ले टाइप किया है, बड़ी मज़ेदार कहानी है, तो जबरदस्त। वो भी आपको पीटीवी पे नजर आएगी। ग्रेट। सो इस्लामाबाद हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड। तो इस्लामाबाद के मौसम ने तंग किया है या वेलकम किया है? अच्छा, इस्लामाबाद का मौसम पिछले 2 महीनों में इतना अनप्रिडिक्टेबल रहा। Yes. वो हेल स्टॉर्म हुई Yes. जब बहुत ज्यादा वो ओले गिरे, बिल्कुल। और अब गर्मी इतनी बहुत थी ज्यादा। कि उफ, ऐसा लग रहा था आप तंदूर में लैंड कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन अभी भी इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है कि 2 दिन अगर बहुत तेज हाँ। धूप आपको बहुत शिद्दत गर्मी में दिख रही होती है तो वो वाकई एकदम से बारिश होना शुरू हो जाती है और Exactly. ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। तो Exactly. वो ओले नहीं गिरे, मेरा ख्याल है बारिश तक मामला रहे तो मुनासिब है। फर्क नहीं पड़ता ना, छोटे छोटे ओले, बड़े वाले वो जो लास्ट टाइम हुए थे ना, वो टेनिस बॉल के साइज हाँ। के, वो तो वो बहुत तबाही। जानलेवा बड़ा थे। नुकसान हुआ था उससे। बिल्कुल। अच्छा जी, अमर, बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स अब हमें नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह। हम कहते हैं जिनका काम हमें अच्छा लग रहा होता है तो ये एक बड़ी खुशी हो रही होती है कि वो एक्ट्रेसेस हमारी काम भी कर रही होती हैं और बड़ा क्वालिटी वर्क भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही। सो क्या हेक्टिक होता है या बस गोल सेट किया है कि एक साल में मैंने इतने प्रोजेक्ट्स देने हैं? नहीं, ऐसा गोल तो मैंने जब मैं आई थी तब भी सेट नहीं किया था, विच इज सम गुड 7 years बैक। मुझे लगता है शायद दिखने में मैं इतनी लेजी नहीं लगती हूँ, लेकिन मैं काफी लेजी इंसान हूँ। आप नहीं लगती और लेजी। है ना, हाँ। पर आई थिंक शायद आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में कहा कि राइटर भी हूँ, तो जब स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मीटी नहीं करने को नजर आ रहा होता, तो मुझे ये होता है कि साल में बेशक एक प्रोजेक्ट करें, क्वालिटी का। बट एटलीस्ट समथिंग दैट आई बिलीव इन। दैट्स वेरी ट्रू। तो बिल्कुल ये गोल सेट नहीं है कि इतने 3 करने हैं या 2 करने हैं या 1 करना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे 2 स्क्रिप्ट्स बैक टू बैक अच्छे आ जाएं, आई वुड लव टू पुट दैट एक्स्ट्रा एनर्जी एंड Okay, एफर्ट। और Okay. एक टाइम पर 2 किरदार निभाना मुश्किल जी, होता है बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज एक कैरेक्टर में आप उसके बाद दूसरे सेट पे दूसरे बहुत कैरेक्टर। मुश्किल होता है। अच्छा, उसके लिए मैंने एक बड़ा मजे का तरीका अडॉप्ट किया हुआ है। पूरी दुनिया में एक्टर्स मुख्तलिफ तरीके ऑब्वियसली अडॉप्ट करते हैं। मैंने ना एक प्लेलिस्ट बनाई होती है हर ड्रामे की। ओके। तो बिफोर आई गो टू सेट, वो जो एक रास्ते के होते हैं ना 15-20 मिनट, वो प्लेलिस्ट ऑन हो जाती है। Okay. तो ऑटोमेटिकली मैं अपना दिन ही स्टार्ट उस स्विच से करती हूँ कि आज आज मेरा ये कैरेक्टर है। वाओ, ये टिप है आई जी। थिंक दैट हेल्प्स। फिर आप ऑब्वियसली अगर 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, आपने कपड़े डिफरेंट पहने हुए हैं, आपका हेयर स्टाइल डिफरेंट है, टीम्स आर डिफरेंट Yes. ऑब्वियसली, तो वो एक यू आर एबल टू पुल ऑफ। फील आ जाती है उस तरह बिल्कुल, हालांकि मुश्किल से आती है, की, लेकिन आ जाती है। लेकिन आज विद एक्सपीरियंस तो आ जाती है ना फिर। आ जाती है। हाँ, देखिए एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है ना इसमें। विद एक्सपीरियंस तो आंसू भी ऐसे आते हैं। हैं रियल आ जाते हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। वो ग्लिसरीन वेस्लीन वाला मामला नहीं अच्छा होता? देखें, कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो बड़े एग्जॉस्टिंग वे में शूट किए जाते ठीक हैं है। कि उसके बहुत सारे शॉट्स लेने होते हैं उसकी कवरेज के Yes. लिए। वो फिर थोड़ा सा मैकेनिकल हो जाता है Okay. और वो फिर आप ग्लिसरीन यूज ठीक कर है, भी लेते अदरवाइज हैं। एक उसमें आ जाता लेकिन है। कुछ सीन्स होते हैं जो रिक्वायर करते हैं आपकी वो इमोशनल एनर्जी, वो ऑनेस्टी, कि वो Okay. आपको नहीं फेक करना चाहिए। मुझे कोई एग्जांपल दें अमर किसी इस प्रोजेक्ट की जिसमें उस लम्हे में
it was very deep और आंसू भी, whatever the situation was? एक मेरा प्रोजेक्ट एहसन खान के साथ था, कयामत उसका Okay. नाम था, और वो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट प्लेस जो डोमेस्टिक अब्यूज पे था। तो उसमें उनके साथ जो मेरे सीन्स भी थे ना, वो बहुत ड्रामेटिक है, वो मुझे पकड़ के मार रहे हैं और ये और वो, एंड ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, Yes. सो ही न्यू हाउ टू माइम ये वो। लेकिन वो इतने ड्रामेटिक और इतने डिस्टर्बिंग सीन्स होते थे कि उसमें ग्लिसरीन लेने की जरूरत नहीं थी। वो जैसे ही एक्शन होता था वो आंसू ऑटोमेटिकली आ जाते थे। Okay. अच्छा, एक तो सीन ऐसा भी हुआ जो कि वो सीन भी है बहुत प्रोमिनेंट और वायरल हुआ कि देयर केम अ पॉइंट कि डायरेक्टर को शायद परफॉर्मेंस बहुत पसंद आ रही थी या क्या, तो मैं रोती जा रही हूँ, वो कट ही नहीं बोल रहे। मैं रोती जा रही अच्छा, जब मुझे लगा ना कि यार ये तो कट बोल ही नहीं रहे, अब और मैं कितना क्या करूँ, तो मैंने अपना वही दुपट्टा रोल किया अपने हाथ पे और वो मैंने मुंह में डाल लिया, एंड दैट सीन गॉट रियली वायरल। सो एट टाइम्स यू डोंट इवन प्लान, That was an unplanned thing. एक्सटेम्पोर कुछ चीजें हो Yes. जाती हैं और वो क्लिक कर जाती हैं, लोगों को पसंद आ जाती है। और बिल्कुल। आई थिंक वो नेचुरल वाली जो चीज़ है, हम कहते हैं नेचुरल हाँ, एक्टिंग और ये मैंने चाहिए कभी होती किसी है। शो में बात की नहीं वैसे। सरप्राइजिंगली ये अब बात हम वो हो क्लिप गई। भी साथ दिखाएंगे नाज़रीन आपको, दुपट्टा जिसने मुंह में लिया अच्छा, हुआ। वो क्लिप ऑलरेडी बड़ा हाँ, वायरल हुआ है। हाँ, साथ social दिखाएंगे कि media उसकी पे। एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट क्या था कि that was बिल्कुल। not planned, वो Not planned. स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं Not था, planned. वो अमर ने सोचा था उस वक्त। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल That's ऐसे। very अच्छा अमर, nice. जहाँ पर लोग अप्रिशिएट भी कर रहे जी। होते हैं आपके काम को, आपकी लिखाई को, एट द सेम टाइम आपकी एक्टिंग को, अब वहीं पर तनकीद भी लोग करते हैं। हाँ, वो तो हमारे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट क्या है? I was about to say that. लोगों की खिंचाई करना। हमें वो होता ना कि ना खुद खेलेंगे ना किसी तुम्हें खेलने खेलने देंगे। देंगे, तो वो बिहेवियर तो है। हमने वैसे बहुत ज्यादा देखा ना। मैं अगर हाँ आपसे जी। पूछ सकती हूँ जी, डायरेक्टली of इजाजत course, तो, of course। मिकाल के साथ आपका ड्रामा था, जी। बहुत इनोसेंट आपको दिखाया बिल्कुल, गया था बिल्कुल, उस ड्रामे के अंदर, और आपने उसको बड़ा अच्छे से निभाया उस कैरेक्टर को। बिल्कुल ऐसे ही। बट इतना ट्रोल किया गया सोशल Exactly. मीडिया पे, आप हर जगह पे देख रहे हो, ड्रामे का क्लिप आता था और नीचे Exactly, इतने exactly, सारे कमेंट्स exactly, आना शुरू हो जाते थे। तो मैं तो वो पढ़ती भी नहीं हूँ। अच्छा, मैं अच्छी चीज़ ज़रूर टेक अवे मेरा वो होता है हेल्थी और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का, जो जब कोई ये बात कहता है कि आप लड़कियों को बहुत ज़्यादा मजलूम दिखाना छोड़ दें, आई 100% एग्री, क्योंकि मैं बीइंग अ राइटर ऑल्सो, मैं कभी इस तरह की चीज़ नहीं लिखूंगी। Okay. जो लोग कहते हैं कि आप हर एक्ट्रेस को ड्रामा स्टार्ट होता है तो कॉलेज के यूनिफॉर्म में दिखा देते हैं, आई 200% एग्री कि अब ऑडियंस आपकी बहुत मैच्योर हो गई है, उनका टेस्ट बहुत इवॉल्व हो गया। तो अच्छा, लेकिन फिर चैनल और प्रोड्यूसर का भी एक टेक होता है, वो कहते हैं कि आप वो जो आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट पे है ना कोई 80 लाख कोई इस टाइप की नौइयत के लोग, आप सिर्फ उनकी बात कर रही हैं, हम 24 करोड़ आवाम को केटर कर रहे हैं। हाँ। सो व्हेन वी सी द कंसेंसस, तो रिलेटेबिलिटी और मासेस को क्या अपील करता है, ना कि इंस्टाग्राम पे क्या अपील कर रहा है या 5-6 लोगों को क्या अपील कर रहा है, Very important. हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप उनका पर्सपेक्टिव भी आई और वो थिंक समझते हैं। पर्सपेक्टिव बाय करना चाहिए, बिकॉज बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे। ये बड़ा जरूरी है। हमारी इतनी अच्छी गुफ्तार कैसे हुई? बचपन से बात होनी है। ये तो कुछ गॉड सेंट मामला है, वो होता है ना, Okay. गॉड गिफ्टेड एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन एक बड़ी मजे की बात ये है कि मैं as when I was in my school, I was a very shy and a very introvertish sort of a Okay. kid. Okay. वो होते हैं ना कि बहुत जरा रिजर्व्ड, अपने बहुत अंदर रहना, अपने अपने शेल आप में में। रहने वाले जो दोस्त थे उनके साथ I was very talkative, अपना but comfort otherwise zone? socially awkward. ओके। Yeah, और बड़े होके आई थिंक मैं उसका कंप्लीट ऑपोजिट। हाँ, I was about to ask कि फिर ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? पता नहीं कैसे हुआ। Naturally. There are things that you don't design for yourself, Yes. you don't plan, Yes. they just happen. That just happened. That's very true. That's very true. और ऐसे में अमर, अम्मा से कितना सीखा? मुझे लगता है मैंने सारा सीखा ही। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है अम्मा का और मेरा। एज अ मदर, माँ बन के उन्होंने कभी सिखाने की कोशिश नहीं की, और एज अ डॉटर ऑल्सो मैंने भी कभी ये उनको वो हिंट नहीं दिया कि मैं कुछ सीख रही हूँ। इट्स सच अ Natural. डीप कनेक्ट एंड ऑर्गेनिक ट्रांजैक्शन कि मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद वो सब करती गई जिससे मैं इंस्पायर होती गई, और टेक अवेज मेरे होते। और माशाल्लाह से उनका काम माशाल्लाह। पीटीवी के साथ भी बिल्कुल। ऑब्वियसली देखा जाए तो वो बिल्कुल हम ऐसे सब ही। बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। जी, जी, और जी, शायद जब आपको हम देख रहे होते हैं तो उनकी झलक आपके अंदर कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही और होती अब है। बहुत ज़्यादा लोग ये बात कहते हैं,
शायद व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ तो तब लोग इतना नहीं कहते थे, लेकिन अब इवन आई मीन फीचर्स एंड थोड़ी सी, हालांकि माय फीचर्स आर नॉट ऑन माय मदर, दे आर ऑन माय नानी एक्चुअली। अच्छा। लेकिन लोग अब कहते हैं कि एक है कुछ जो ना एक स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस है कि आप एक नज़र दौड़ाएं तो एक हमारे बड़े अच्छे एक्टर हैं सोहेल समीर साहब, बिल्कुल। तो उनके साथ अभी मैं एक ईद की टेलीफिल्म कर रही थी, तो वो मैं मुझे टर्न करके आके उनको कुछ जुमला बोलना था, तो वो उनका क्लोज था, तो एकदम रुक गए, वो कहते अल्लाह, 1 मिनट के लिए लगा कि आपा ने मुझे देखा है। तो आई थिंक अब वो ज्यादा चीज सुनने को मिलती है लोगों से। That's great, और ये सुन के अच्छा लगता है फॉर श्योर। जाहिर है आप बिल्कुल ऑब्वियसली आपने सीखा होता है, जिस तरह आपने खुद कहा ना, बड़ा ऑर्गेनिक सा आपका एक लर्निंग फेज होता है, और विच इज वेरी ट्रू इन योर केस स्पेशली, हम ये कहते हैं। लिखते हुए माइंड में एक्टर्स होते हैं अमर के, अच्छा जो मैं लिख रही हूँ इसमें ये कैरेक्टर अगर ये एक्टर करे तो ज्यादा अच्छा होगा, लिख लेने के बाद होते हैं, बात होती है। अच्छा लिखते हुए एक आई थिंक एक कुछ होता है, एक सिलुएट सा, एक होता है कुछ आदत सी शायद, आप क्योंकि यू आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कैरेक्टर। राइट। असूलन ये बहुत गलत चीज़ है कि लिखते हुए आपके दिमाग में ऑलरेडी कोई स्टार हो, इसका मतलब आपकी आधी क्रिएटिविटी, मुझे जाती तौर पे लगता है सही बात वैसे ही है। कि लोगे, क्योंकि फिर आप उस अदाकार के एक्सप्रेशंस को सोचते हुए, उसकी पर्सनैलिटी को सोचते क्योंकि हुए। स्टार को या एक्टर को कैरेक्टर में ढलना होता सही बात है। है, कैरेक्टर को नहीं अपने स्टार जैसा दिखना Very होता। true. मैंने अपनी जो फिल्म भी पहली लिखी दम मस्तम, यकीन जानिए कोई मेरी इस बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन दी ओनली कैरेक्टर जो लिखते वक्त मेरे दिमाग में था और जो मुझे पता था कि इनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता, वो था सोहेल अहमद साहब का कैरेक्टर। वो हीरो के बाप का रोल, इमरान अशरफ के वालिद का। ही वॉज दी ओनली कैरेक्टर जो मुझे लगा और जो मैंने डिजाइन किया उनके लिए खास तौर पे, कि कुछ उनमें है वो वो वालिद वाला एक एंगल, और वो ह्यूमर भी, और वो इमोशनल क्वेश्चन भी, दैट ही वुड फिट द बिल। ओके। अदरवाइज कभी ऐसा जो कैरेक्टर्स इनफैक्ट मैंने खुद भी परफॉर्म किए हैं लिख के, वो भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने खुद को सोच के लिखे। बस वो एंड पे आपने कहा कि ठीक है, आई विल डू इट। एक्चुअली जब नरेशन कर रही होती हूँ तो शायद आपने कहा ना बातूनी एक्सप्रेसिव, वो तो वो नरेशन इतनी अच्छी जाती है डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को कि वो कहते हैं कि आप ही करें। अच्छा अमर, फॉर एग्जांपल अभी आप स्क्रिप्ट लिख रही हैं, जी। उसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर है, एक्सट्रीम नेगेटिव कैरेक्टर मेल, एक है एक्सट्रीम कहना चाहिए कि इनोसेंट मम्मी डैडी सा कैरेक्टर है किसी बॉय का ही। सो दो के लिए आपके माइंड में कोई एक्टर आता है? लिख लिया है ना आपने? हाँ। इनोसेंट के लिए आई थिंक हमजा सोहेल इज रियली गुड, आजकल वो बड़ा अच्छा बड़ा काम एनबी कर है। रहे हैं। यस। और नेगेटिव के लिए गोहर रशीद बहुत बेहतरीन वाकई। नेगेटिव किरदार निभाते बहुत अब है, हमेशा वैसे उन्होंने निभाए हैं, मीम्स भी बहुत बनती हैं उन पे। बिल्कुल। कुछ आपको पता है जितना नेगेटिव कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है, मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। आप देखें ना हमारी इवन फिल्म इंडस्ट्री के जो शफकत, आप मुझे बचपन में शफकत चीमा साहब से मौत की डर तक का डर लगता था। एक बार मुझे याद है, मैं अपनी अम्मा को एक वो फिल्म करनी थी, तो मैं स्कूल से मेरी छुट्टी हुई, उनको सेट से घर की तरफ ड्राइवर के साथ लेने गई और मैंने उनको दूर से देख लिया एंड आई एक्चुअली पैनिक्ड। तो आप सोचे कि क्या इम्पैक्ट होगा, कितने बेहतरीन अदाकार वो होंगे। नो डाउट। सिमिलर इज इन केस ऑफ नैयर इजाज साहब। एब्सोल्युटली ट्रू। तो ये हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं एक्चुअली। अमर खुद नेगेटिव कैरेक्टर्स अभी तक जितना मैंने मेरा आपका स्टार्ट नेगेटिव हाँ, नेगेटिव से स्टार्ट किया। अच्छा स्टार्ट हुआ तो था। एक्चुअली मैं 2 ड्रामे बैक टू बैक शूट कर रही थी। गुग्गी जो कि एक पार्टीशन प्ले था जो पीटीवी से भी ऑनर हुआ था, और बेलापुर की डायन। तो गुग्गी को क्रिटिकल एक्लेम बहुत मिला और उसकी रेटिंग्स और मासेस वाला वो नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली उसका जरा थोड़ा मैच्योर कंटेंट था। बेलापुर की डायन हैड अ डिफरेंट ऑडियंस। मतलब एक्चुअली ऐसा होता था कि मैं जहाज में जा रही होती थी तो बच्चे, माँ बाप नहीं पहचानते थे, बच्चे कहते थे नीलो, उसमें डायन का नाम नीलो था, तो कहते थे नीलो, एंड इट वाज अ डिफरेंट फैन बेस। तो स्टार्ट मैंने अच्छा, मुझे ना एक शदीद इख्तलाफ है जिस तरह से हमारे नेगेटिव पोर्ट्रे किए जाते हैं। नेगेटिव कैरेक्टर्स फ्लॉड होते हैं, वो तो हर इंसान फ्लॉड होता है, वो तो एक पॉजिटिव कैरेक्टर भी फ्लॉड हो सकता है। जो हमारे यहाँ वो स्टीरियोटिपिकल एलिमेंट्स है ना कि नेगेटिव होगी तो पैंट शर्ट पहनी होगी और बालों में कर्ल्स होंगे और फिर सबसे बदतमीजियां करेगी। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होता। हाँ, और अगर जो इनोसेंट एक ही आपने तरह का एक स्टांस लेके और टेंट्रम्स थ्रो करे। इनोसेंट दिखाना है कैरेक्टर तो दुपट्टा होगा सर पे,
कमीज सलवार होगी और प्रॉपर एक ईस्टर्न पंजाबी में कहते हैं 1900 डूड दियां गल्लां कसमें। अब दुनिया बहुत इवॉल्व कर चुकी है, बहुत आगे हम जा चुके हैं। अच्छा, वाकई जो अपीयरेंस, समर इस पे आपको कमेंट भी लेना चाहूंगी, जो अपीयरेंस हम दिखा रहे होते हैं जी, ये ऐसा होना चाहिए, क्या वाकई हमारे राइटर्स अब इस माइंडसेट से जो 1901 की आप बात कर रहे हैं डूड क्या उससे क्या निकल नहीं पा रहे अभी तक कि नहीं हमने निकल पा रहे होंगे ना। हाँ। देखिए, आपको पता है हमारे जो आपने वो अभी शुरू में बात की कि कुछ लोग बहुत क्रिटिसिज्म भी देते हैं और वो सब भी करते हैं। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, वो जो क्रिटिसिज्म दे रहे होते हैं ना, उससे करोड़ गुना ज्यादा क्रिटिसिज्म हम बतौर एक्टर सेट पे दे रहे होते हैं कि अल्लाह का वास्ता है हमारी इज्जत बचा लो, ये हमें इतने बड़े फ्लॉज नजर आ रहे हैं तो देखने वालों को नजर नहीं आएंगे। ओके, तो इसलिए भी वो क्रिटिसिज्म को इतना वो नहीं लगता कि ओए क्या हो गया मेरे साथ। you already knew it ना। You already know that, and we are the first witness in pinpointing Yes. also कि इस चीज को रेक्टिफाई करें, चेंज करें अपनी राइटिंग। होता है रेक्टिफाई somehow। कुछ हद तक होता है, लेकिन बाय द टाइम ड्रामा शूट पे गया होता है, आपको पता है पैसा लगा होता है फिर नहीं और टाइम होता। बचाना नहीं होता है। बट इन योर केस आई एम श्योर कि कमेंट मिलता होगा, अच्छा आप राइटर हैं इसलिए आप ये ज्यादा सोच रही हैं, ज्यादा आप एक्ट कर रही हैं। अल्लाह का शुक्र है ऐसा वैसे कभी किसी ने जुर्रत की नहीं है। जरूरत का इसका इस्तेमाल किया है। एक और बात बताऊं, जो अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो तो बल्कि कहते हैं कि दिस इज अ बोनस फीचर व्हिच इज कमिंग ऑन आवर सेट, तो आप बल्कि अपना इनपुट दें ताकि हम इवेंचुअली वी ऑल आर नॉट वर्किंग एक दूसरे की ईगो के लिए, हम सब एक अवाम के लिए काम सही बात है, और अवाम के लिए अच्छा कंटेंट बनाना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, कलेक्टिव बिल्कुल, एफर्ट्स होनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे, तो बिल्कुल फेवरेट राइटर कौन है अमर आपका? हाय, दो नाम आए हैं, वो मैंने सोचा मैं नहीं लूंगी। वो जो नाम माइंड में है वैसे ले लें। नहीं, वो जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। वो नहीं आए। उनका ड्रामा किया वैसे आपने? मुस्तफा आफरीदी बहुत अच्छे राइटर हैं, खलील साहब बहुत अच्छे राइटर हैं, मैंने अभी किया है उनका ड्रामा, वो नहीं। उनका तो अच्छा ड्रामा। अच्छा, वो अच्छे नहीं है? वो अच्छे हैं, अच्छे हैं। उनका ड्रामा मैंने सुन मेरे दिल किया, और मेरे डायलॉग्स यार नो क्या डाउट, जबरदस्त, No टिकटॉक doubt, पे no doubt, हर दिल जगह वो बिल्कुल, डायलॉग बिल्कुल। चलाए No उस पे doubt। लिपसिंग कर करके, तो बहुत मजा आया उनके साथ भी काम करके। और एक्चुअली हमारे फरहत इश्तियाक इज एन एक्सीलेंट राइटर। No doubt। अगेन वो सेंसिबिलिटीज जिसमें आप आजकल की लड़की, आजकल के लड़के का ना सिर्फ रोमांस बट उनके कैरेक्टर, पर्सनालिटी ट्रेट्स इतने स्पॉन्टेनियस, इतने वेल एच्ड आउट लिखें, बहुत कम राइटर्स हैं, नो डाउट। स्ट्रॉन्ग वुमेन के कैरेक्टर्स होना, ज्यादा से ज्यादा नजर आना स्क्रीन पे, कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीइंग अ राइटर आई फील अच्छी कहानी जब होगी तो उसमें ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग वुमेन भी आएगी, क्योंकि जर्नी आप आर्क दिखा प्रोग्रेशन दिखाएंगे ना। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि एक औरत लोहे का जो है वो कुल्हाड़ा पकड़ के आ जाए और मैं सबको मार दूंगी, मैं स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ। सी व्हाई आर मीडियम एक्टिंग का, ड्रामा का, फिल्म का बाकी मीडियम से क्यों फर्क और सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि हम वो कहानियां सुनाते हैं जो इंस्पायर करें, जो इफेक्ट करें। हम बचपन में भी अपनी नानी दादियों से जब कहानियां पुरानी रिलीजियस स्टोरीज भी सुनते थे ना, तो वो आपको प्रीची वे में नहीं सुनाई जाती थी। वो कहानी आप सुनते थे तो ऑटोमेटिकली आप कहते थे कि मेरा टेक अवे ये है इस कहानी। सही बात है। दैट इज लाइक अ गुड स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ अ गुड स्टोरी टेलिंग। दैट्स ट्रू। कहानी लिखते हुए इंस्पिरेशन कोई ना कोई होती है, किसी इंसिडेंट की, किसी वाकये की, किसी पर्सनालिटी की, लाजमी होती है। हमेशा देखें कहानी जो इब्तदाई, वो जिसको कहते हैं ना बीज, हाँ, पहला जो कतरा आता है वो होता ही किसी ना किसी चीज से है। वो आपने कोई न्यूज में कुछ सुना होता है, या आपने, बहुत बार ऐसा होता है, मैं अपने कैरेक्टर्स जो लिखती हूँ उसमें बहुत सारी ट्रेड्स ऐसे डालती हूँ जो मैंने देखे हूँ अपने इर्द गिर्द के माहौल में। मेरे सेट पे कराची में जब हम शूट कर रहे होते हैं, हमारे सेट पे ऐसा ऐसा किरदार होता है। लड़के जो हमारे ENG के प्रोडक्शन के लड़के होते हैं, ऐसा ऐसा उनका हेयर स्टाइल होता है, ऐसी ऐसी पेंटें पहन के वो आते हैं कि आप कहते हैं दिस इज अ लाइव पर्सन दैट आई नीड टू इनकॉर्पोरेट इन माय राइटिंग। वाओ, ओके। अच्छा, मौजूदा सूरत एकदम आपके दिमाग में वो सब लड़के आए ना, आपने मुझसे से हमने अनडू किया उसको। लिटरली वो चल रहा है Exactly, कि हाँ, वो वही वाली पैंट्स और उनके कलर्स और वो शर्ट्स। अब जैसे आज मैं आपके सेट पे आई हूँ तो आपके एक कैमरामैन जो है उन्होंने ऐनक लगाई हुई है, कहाँ है तो जी? मुझे बड़ा हाँ जी, इंटीरियर में मुझे बड़ा वो इंटरेस्टिंग लगा। अब आप कि इनके इंडोर में ऊपर ऐनक कुछ लगाई हुई लिखेंगी? है।
बस स्टाइल है भाई कुछ ऐड इनको हाँ कुछ थोड़ा सा इनमें ऐड करके कुछ हीरो मटेरियल तो है ना वो। हाँ बिल्कुल अच्छा, सो मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन रही, जो एस्केलेशन रही, और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया, इस सिचुएशन पे कोई मूवी कोई बनाना पड़े अगर आपको, तो पाकिस्तान के पायलट का किरदार कौन अदा करेगा? ओए होए होए होए, वो नेशनल क्रश बन चुके हैं वैसे, एंड राइटली सो। जो हमारे वो औरंगजेब अहमद साहब हैं, क्या जबरदस्त हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारी ना सिर्फ हमारे मुल्क की हिफाजत की, पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इमेज और एक कॉल दी दैट यू नो यू शुड बी वेयर बिफोर क्रॉसिंग लाइंस एंड बाउंड्रीज, जो कि बड़ा जरूरी है हर मुल्क के लिए। तो उनके किरदार के लिए अगर ऑनेस्टली वो बड़े आजकल वो बने भी हुए थे कि किसको करना चाहिए, आई थिंक ही रिजेम्बलेंस उनकी क्लोजेस्ट टू फवाद खान है। Okay. आई थिंक फवाद खान एक बेहतरीन अदाकार और एक्टर है, तो अब तो डेफिनेटली फवाद खान। और वो वैसे ऑडियंस की तरफ से काफी क्रिटिसिज्म उसके ऊपर आ रहा था फॉर फवाद। ऑब्वियस रीजंस के कोई नहीं, और अगर हो, देखिए कुछ- हमजा अली अब्बासी का भी नाम अच्छा खासा है हाँ उसमें। नहीं, लेकिन आई थिंक उनकी रिजेम्बलेंस नहीं है। ठीक है, आपने मैं फवाद का नाम लिया, बस फवाद ठीक है, खान आपकी को- तरफ से मैं फवाद भाई का नाम आ आमिर गया। की चॉइस है जी फवाद खान बिल्कुल। औरंगजेब साहब के कैरेक्टर के लिए। 100%। That's great. बिल्कुल। कोई मैसेज जो एट द एंड ऑफ द शो आप देना चाहती हैं अपनी ऑडियंस को, अपने सुनने वालों को, अपने चाहने वालों को? आई थिंक ये पिछले एक महीने में जो भी हमारे मुल्क के हालात हुए, आई एम अ मिड 90s किड, मैंने इस तरह के हालात अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे, शायद मेरे माँ बाप की और नानी दादी की जनरेशन में देखे हों। यकीन मानिए मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अपना मुल्क, अपनी जगह पे रहने का मतलब क्या होता है। आप सुनते तो हैं सारे कौमी तराने भी, आप सुनते तो हैं सारे बहादुरी के किस्से भी, पर फर्स्ट हैंड विटनेस होना और ख़बरें इतनी सनसनी चल रही हैं और आपको रात को मेंटली नींद नहीं आना कि कुछ हो ना जाए, तब आपको अहमियत रियलाइज़ होती है बीइंग पाकिस्तानी, being a nationalist, honoring and saluting your heroes, being proud कि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसको आप अपना कह सकते हैं। Absolutely. तो I think और फ़ख्र महसूस कीजिए। my big respect and salute to the army, to even the government, the way they handled all the things, and to Every the nation, Pakistani, yes, and to the nation who was so brave, जहाँ पे चीज़ें ये सब कुछ ड्रोन्स वगैरह आए भी, वो सड़कों पे निकले हुए थे कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। और हम डरते नहीं हैं। दलेर कौम पूरी कौम कहाँ मिलेगी? पूरी कौम ने साबित किया कि पूरी कौम है बुनियानुल मरसूस, सीसा पिलाई 100%। एब्सोल्युटली राइट। अमर, थैंक यू वेरी मच। Thank खुश you so रहें, much, आबाद शुक्रिया। रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, इसी तरह से अच्छा काम करती रहें। इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you, जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।